हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार लक्ष्य नीट में। कैसे हो, क्या हाल चाल है भाई? आवाज वगैरह क्लियर है एकदम? ऑडियो वीडियो सब एकदम जन्नाटेदार आ रहा है या नहीं आ रहा है? अटका अटकी कुछ हो रहा है क्या? नहीं? वीडियो वीडियो अटक तो नहीं रहा है? नहीं। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। सर चाय पी लो। पी लेंगे भाई, चाय भी पी लेंगे। चलिए भी, चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेक्चर है आज, जो हमारा चैप्टर है मेटलर्जी। इस नाम से नहीं है, ये एनसीईआरटी में अलग नाम है इसका। एनसीईआरटी में नाम है इसका जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ऐसा करके कुछ नाम है इसमें, है ना। बड़ा सा नाम है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। नो वॉइस। चल सर, ये गंदा चेहरा हटाओ पीछे से। कौन सा गंदा चेहरा है भाई, बता दे। हम्म। कहाँ बैठा है तू? कहीं और बैठा है क्या तू? बता दे भाई। यस। सही जगह बैठ के पढ़। अंडशंड जगह बैठा है तू। सम बेसिक टर्म्स, इंपॉर्टेंट ओर्स, इंपॉर्टेंट एलॉयज, ठीक है, वो आप ही को याद करने हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है। तो मेनली जो हमारा फोकस आज रहेगा वो इस पे रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स पे रहेगा, कि कंसंट्रेशन क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि जनरल प्रोसेस क्या होता है। मेटलर्जी को मेरा पढ़ाने का बिल्कुल तरीका अलग है एकदम। पूरा पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज पहले पढ़ेंगे दिक्कत होगी। ठीक है। चलिए चलिए चलिए। 11 12 10 12 क्या चाह रहा है? क्या चाहते हो तुम? चलिए, तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं, आइए। सब पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। लिखते जाओ। मेटलर्जी किसको कहते हैं? पहले मेटलर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। पहला, मेटलर्जी एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेटल आइसोलेशन। मेटल के आइसोलेशन में मेटल को अलग करना है हमको, है ना। मेटल को अलग करना है तो मेटल कहां से मिलेगा? मिनरल मिलता है हमको। क्या मिलता है? मिनरल मिलता है। तो मिनरल में से हमको मेटल निकालना है, उसके लिए जितने प्रोसेस यूज करते हैं वो सब प्रोसेस जो है, पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा जो आपका प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस है, वो सब क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेटल आइसोलेशन। मेटल के आइसोलेशन में जितने प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरा चैप्टर मेटलर्जी कहलाएगा। मतलब जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जब तक हमको प्योर मेटल नहीं मिल जाता, तब तक जितने प्रोसेस यूज होते हैं वो सब मेटलर्जी कहलाते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। सेकंड, जहां समझाने का होगा, थोड़ा बहुत रुकने वाली स्थिति होगी, मैं कर लूंगा, कोई टेंशन मत लो। अभी आप साथ के साथ नोट करते रहो। बिल्कुल बेसिक बेसिक है। मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल होते हैं मेटल नेचुरली अकरिंग metal containing compound
इन अर्थ क्रस्ट obtained by mining। देखो मिनरल हर उस कंपाउंड को कहेंगे जिसमें मेटल 1%, 2% या 50% जितना भी मेटल हो, मेटल होना जरूरी है, कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। मेटल अगर है तो उसको मिनरल कहा जाएगा। नेचुरली अकरिंग मेटल कंटेनिंग कंपाउंड्स, नेचर में मिलने वाले मेटल कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कहां होते हैं, अर्थ क्रस्ट में होते हैं। ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग, माइनिंग से जिनको हम निकाला जाता है। माइनिंग सभी जानते हैं, है ना, माइंस वगैरह से जो भी, जो अर्थ क्रस्ट में जो भी माइनिंग है ना, माइनिंग क्या बोलूं, माइनिंग को हिंदी में क्या, खनन, खनन, खान होती ना, खान, खान को बोलते हैं माइंस और खनन को बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग प्रोसेस के जरिए निकाला जाता है इनको, मिनरल्स को, अर्थ क्रस्ट में से। हाँ, न्यू चैप्टर्स स्टार्ट कर दिया भाई, बिल्कुल कर दिया, ठीक है भाई। चलिए थर्ड, ओर्स। थर्ड है आपका ओर। और क्या होता है वो देख लीजिए। मिनरल by which metal can be extracted in profitable way। मिनरल बाय विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन प्रॉफिटेबल वे, मतलब और भी एक मिनरल ही है, और भी एक मिनरल भी है, लेकिन अभी आपको फर्क समझाता हूं कि ए में मान लीजिए कॉपर है आपका, मान लीजिए इसमें कॉपर है 7% और बी में आपका कॉपर है कितना, इसमें कॉपर निकल के आया आपका, मान के चलिए 13%, ठीक है। इसमें 7% है, इसमें 13% कॉपर है। मेटल इसमें भी है तो ये भी मिनरल है, मेटल इसमें भी है तो मिनरल तो ये भी होगा, ये भी मिनरल है और ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है। देखिए अब पॉइंट ये है कि इस कॉपर को निकालने के लिए भी खर्चा तो उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर को निकालने के जो भी प्रोसेस होंगे वो ए और बी दोनों में यूज होंगे, सेम होंगे, सिमिलर होंगे। पॉइंट ये है कि आप खर्चा करके यहां से सिर्फ 7% कॉपर निकाल पाओगे, जबकि खर्चा करके आप यहां से 13% कॉपर निकाल सकते हो। तो आप क्या चाहोगे, मान लो खर्चा करोगे तो आप यही चाहोगे ना कि यार खर्चा तो बराबर लग रहा है दोनों के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको ज्यादा प्रेफर करोगे, उसको ज्यादा प्रेफर करोगे जो आपको मेटल एट द लास्ट में, आपको एट द एंड आपको मेटल ज्यादा दे, ताकि आपका खर्चा इसके लिए भी बराबर लगेगा, इसके लिए भी बराबर लगेगा। आप किसके लिए खर्चा लगाओगे, इसके लिए लगाओगे। तो आप क्या करोगे कि ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन हम इसको और नहीं बोलते, हम इसको और नहीं बोलेंगे, हम इसको और बोल देंगे। तो ऐसा मिनरल जिससे हम प्रॉफिटेबल वे में मेटल निकाल सके उसको हम और कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम। हाँ सर इस चैप्टर से शुरू कर सकते हैं, यस डेफिनेटली, ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, इस चैप्टर से आप शुरू कर सकते हो। और इस चैप्टर के बाद आपको एक लंबा ब्रेक मिलने वाला है दिवाली का, उसमें मैं आपको 11th क्लास के वीडियो डलवाऊंगा, तो आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। 11th क्लास के वीडियो डलवाऊंगा उसमें दिवाली के ब्रेक में, जब आपको समय मिले तब आप देख लीजिएगा, ठीक है। लंबा, अच्छा आपको लंबा ब्रेक नहीं मिलेगा, मेरा लंबा, आपको तो 3 ही दिन मिल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ना। मैं जा रहा हूं वो तो 9-10 दिन के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 11th क्लास के लेक्चर्स जो है वो उसमें मैं डलवाना स्टार्ट कर दूंगा। इस चैप्टर के बाद हम 11th क्लास के लेक्चर्स को आपके में रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा देंगे, ठीक है। जब भी आपको समय मिले आप देख लीजिएगा, क्लियर है भाई। चलिए, लाइव नहीं ले पाएंगे बेटा, लाइव क्लासेस बहुत ज्यादा है, लाइव नहीं ले पाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है। एक ही बात है, लाइव है रिकॉर्डेड फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। वो लाइव ही होगी जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है। मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लाइव ही होगी जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, वो लाइव क्लास ही होगी कहीं न कहीं किसी बैच में ली हुई। तो आप क्या करना, उसको स्पीड थोड़ी ज्यादा करके देख लेना, दैट्स इट, ठीक है। 11th वालों को ही पढ़ाया हुआ लेक्चर दूंगा, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक वाली बातें ही होंगी, ठीक है।
हाँ वो रिवीजन ही है, जैसा आपको आपको लगता है कि वो चीज मुझे आती है तो आप आगे करके पढ़ लेना, अगला लेक्चर देख लेना, मैं सारे डलवा दूंगा, कहो तो सारे एक साथ डलवा दूं पैकेज डाल के 11th का रिवीजन करके। 11th रिवीजन के नाम से मैं पूरा पैकेज आपको डलवा देता हूं, वैसे तो हर जगह ही पड़े हुए हैं, ठीक है। वन शॉट नहीं, वन शॉट अलग चीज होती है। वन शॉट में फिर क्रैश कोर्स वाला आएगा, चलिए देखते हैं, क्रैश कोर्स वाला वीडियो मिल जाएगा तो वो डाल देंगे आपके में, कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे चीजों को सीखें, कुछ लोगों को 11th बिल्कुल नहीं पता है तो मैं उनका भी सोच रहा हूं कि वो भी आराम से सीख लेंगे थोड़ा। चलो अभी आपसे हाँ या ना नहीं मांगा है मैंने, अभी आपसे हाँ या नहीं मांगा है मैंने, तो आप रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। अर्जुना का एक्सेस है आपके पास? बस फिर तो देख, तो वही मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा। चलो भाई, तो और समझ आया तो आपने लिखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, है ना, ऐसे लिखा होता है ना, ऐसा कुछ, ऐसा एक स्टेटमेंट सा रहता है ना। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये लो, सारे ऑर्स तो मिनरल ही होते हैं भाई, और जो है वो मेटल कंटेनिंग कंपाउंड ही होगा, मतलब और जो भी है वो तो मिनरल तो है ही, मिनरल तो सबको ही बोल रहे हैं हम, मेटल होना चाहिए, लेकिन सारे मिनरल को और नहीं बोल रहे, और उसको बोल रहे हैं जिससे हम फायदेमंद तरीके से क्या निकाल सके, मेटल निकाल सके। जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट, जल्दी जल्दी। आपको एकदम बढ़िया चीज प्रोवाइड कराई जाएगी, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, बस वन शॉट का अगर अरेंजमेंट हुआ तो वन शॉट का अरेंजमेंट करेंगे। मैंने एक्चुअली कभी वन शॉट पढ़ाया नहीं है इसलिए लिख लिया, ओके चलें आगे, ओके गुड। उसके बाद आता है गैंग, कितने हो गए थे हमारे पास, जल्दी जल्दी नोट करो। फोर्थ, फोर्थ है गैंग या फिर मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स। अनवांटेड इंप्योरिटीज, अनवांटेड इंप्योरिटीज associated with और पार्टिकल्स, एसोसिएटेड विथ ओर्स। जो भी इंप्योरिटीज होती है, अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे सैंड, क्लेज, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, गैंग और मैट्रिक्स कहलाते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। जैसे मतलब हमको बेसिकली मेटल के अलावा जो कुछ साथ में है वो सब इंप्योरिटी है। इंप्योरिटीज मतलब होती है अशुद्धि, मेटल के अलावा, उस और में जो भी मेटल होगा उसके अलावा, वो बहुत कम होता है, मैं आपको बता देता हूं, एक और होता है उसमें मेटल कम होता है और आलतू फालतू की भसड़ ज्यादा होती है। तो वो जो आलतू फालतू की जितनी भसड़ है उस मेटल के अलावा जो कुछ है साथ में, जो कुछ है वो सब इंप्योरिटीज हैं, और उस इंप्योरिटीज को एक साथ बोला जाता है गैंग और मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है इसको, गैंग और मैट्रिक्स। प्लीज मोटिवेट सर। प्रणीत कुमार कह रहा है कि मोटिवेट करो, यूट्यूब देख ले जा आराम से, बढ़िया, कोई मैडम पढ़ा रही होगी देख लेना, पूरा मोटिवेट हो जाएगा तू, जा। उसके बाद है फ्लक्स। फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो होता है आपका केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू रिमूव इंप्योरिटीज। कोई बाहर से कभी कोई केमिकल मिलाते हैं हम, किसके लिए, कि हमारी जो इंप्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए मिलाते हैं, वो सब क्या कहलाती है, वो कहलाता है फ्लक्स। क्या कहलाता है, वो फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स दो तरह का होता है बेटा, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। तो पहले लिख देते हैं हम एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, और इसके नीचे लिखेंगे हम बेसिक फ्लक्स।
ठीक है, ए होता है आपका एसिडिक फ्लक्स, बी होता है आपका बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स सिंपल सी बात है, बाहर से एसिडिक फ्लक्स मिला रहे हो मतलब इंप्योरिटी कैसी होगी, बेसिक होगी, तो इसका मतलब है यूज्ड फॉर बेसिक इंप्योरिटी, यूज्ड फॉर बेसिक इंप्योरिटी। ये लो, और अगर आप बेसिक फ्लक्स यूज करते हो तो इसका मतलब है यूज्ड फॉर एसिडिक इंप्योरिटी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। एसिडिक फ्लक्स के एग्जाम्पल कौन से होंगे, जो नेचर में एसिडिक होंगे वो एसिडिक फ्लक्स के एग्जाम्पल होंगे। तो एसिडिक फ्लक्स के एग्जाम्पल लिख रहा हूं कौन से। एसिडिक फ्लक्स हो सकता है आपका SiO2 हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, इसके हो सकते हैं FeO हो सकता है, CaO हो सकता है, ये सब एसिडिक फ्लक्स, वो एसिडिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है। और ये आपका क्या है, बेसिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है। जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो हमारे सामने आएंगे, वो मैंने लिख दिए। इसके बाद आता है 6th नंबर, स्लैग। स्लैग, स्लैग, स्लैग किसको बोलते हैं? स्लैग होता है फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी। क्या होता है? फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी। स्लैग होता है बेसिकली फ्लक्स जो आपने बाहर से मिलाया और इंप्योरिटी जो अंदर थी, वो दोनों मिलके आपस में एक सॉल्ट बनाती है। फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी को क्या कहा जाता है? स्लैग कहा जाता है। क्योंकि फ्लक्स, आप फ्लक्स जब डालोगे और इंप्योरिटी क्या होगी उसका, तो यहां अगर आप एसिडिक फ्लक्स मिलाते हो तो बेसिक इंप्योरिटी होगी तब मिलाओगे, तो एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो ये एक सॉल्ट होता है, ये क्या होता है? एक सॉल्ट होता है। तो स्लैग जो होता है वो बेसिकली सॉल्ट होता है। और इसका प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज, स्लैग की प्रॉपर्टी। स्लैग की प्रॉपर्टी होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, एंड डेंसिटी भी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू मेटल। मेटल की तुलना में इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और इसकी डेंसिटी भी क्या होती है? कम होती है। यानी मेटल अगर है तो उसके ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में तैरता है, कारण इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरता है। तो ये मेटल के ऊपर एक लेयर बना लेता है। मेटल के ऊपर क्या बना, मान लीजिए ये कोई मेटल है, ये क्या है? मेटल है, और इसके ऊपर हमने प्रोसेस के अंदर मान लीजिए कोई स्लैग बन गया, ये स्लैग बन गया, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर एक कवरिंग दे देता है। इसको क्या कर देता है? कवर बना लेता है। कवर बनाने से क्या होता है कि जो मेटल, हम आगे पढ़ेंगे, जो मेटल हो सकता हो कि रिड्यूस करके, मान लीजिए Fe2O3 है, मान लीजिए क्या है? Fe2O3 है, और Fe2O3 से आपने क्या बना दिया? Fe बना दिया। तो इस प्रोसेस से यहां तक पहुंचने में आपने सारी ऑक्सीजन को रिमूव किया, उसको रिड्यूस किया, उसको Fe बनाया। लेकिन अगर ये फिर से, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये आपका मेटल है, अगर ये फिर से एयर के कांटेक्ट में आया तो हो सकता है ये फिर से ऑक्साइड बन सकता है। तो एक बार जेई एडवांस में बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया, बोला कि स्लैग का यूज क्या है? क्या बोल दिया? स्लैग का यूज क्या है? लोगों का दिमाग खराब हो गया, बोले स्लैग तो कचरा होता है, स्लैग तो कचरा होता है, इसको तो रिमूव कर लेते हैं, स्लैग का यूज कैसे हो सकता है? तो फिर स्लैग का यूज निकाल के आया कि ये क्या करता है कि जहां कहीं पे भी मेटल हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है किसी भी प्रोसेस में, तो ये उसके ऊपर अपनी एक लेयर बनाता है, और लेयर बनाने की वजह से ये उसको कवर कर लेता है, और कवर करने की वजह से उसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट तोड़ देता है, जिससे उसका ऑक्सीडेशन बच जाता है, जो कि हमारे लिए जरूरी होता है। कारण हम मेटल के ऑक्साइड से मेटल तक पहुंचे हैं, हम मेटल के ऑक्साइड से मेटल तक पहुंचे हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि ये मेटल फिर से ऑक्साइड बन जाए, वरना हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ये क्या करता है? एक कवर बना देता है, उसको शील्ड कर देता है, एक लेयर उसके ऊपर। लेयर ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है ना। इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है? कम होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है भाई। सर इस अध्याय से कितने प्रश्न आएंगे नीट में? ऑलवेज एक, मिनिमम, जब हमेशा आएगा पक्का, और वो मेरे नोट्स से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए देखते रहना। ठीक है भाई, कुछ करने की, ये मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप नीट को फोकस कर रहे हो तो मेरे नोट्स के अलावा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्कूल में हो तो भले ही एनसीईआरटी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये इसका यूज लिख देता हूं, यूज ऑफ स्लैग।
IIT जेई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। यूज ऑफ स्लैग, इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ये बचाता है उस मेटल को वापस कि वो ऑक्साइड ना बन जाए, है ना, जबकि हम ऑक्साइड से ही मेटल पर आएंगे। अच्छा ये डिलीट है बोर्ड से, पर बढ़िया है फिर तो, इतना मैं जानता ही नहीं हूं भाई, मैंने कहा ना बोर्ड के बारे में मेरे को 1% नॉलेज नहीं, बोर्ड से डिलीट है ना, हाँ तो ठीक है फिर तो नीट के लिए फोकस, ये चैप्टर तो नीट का ही है, फिर तो आपके लिए प्योरली नीट का है, और नीट के लिए तो मैं साफ बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लेना, एक सवाल सिंगल बाहर नहीं जाएगा, बच जाए तो नाम बदल देना। ये गेम 2.0 में कब शुरू करोगे 11th? सर जी मैं क्या इस चैप्टर का एनसीईआरटी पूरा होने के बाद कर सकता हूँ? पता नहीं क्या बोल रहा है हिंदी में, और बोल रहा समझ नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी, है ना। चल भाई, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी नोट कर लिया होगा। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, मेनली 3 तरह की मेटलर्जी होती है। तीन तरह की ही मेटलर्जी होती है। पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जो पायरोमेटलर्जी होती है बेटा वो व्हेन हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड, मान लो आपको कहीं पर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है किसी चीज को, मेटलर्जिकल प्रोसेस में मेटल को निकाल रहे हो और आपको किसी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर इफेक्ट अगर आपने यूज किया, हीटिंग इफेक्ट आपने अगर यूज किया, तो वो पायरोमेटलर्जी की कैटेगरी में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि एक मेटल के एक्सट्रैक्शन में सिर्फ एक टाइप की मेटलर्जी इन्वॉल्व होगी, नहीं, हो सकता हो मेटल के एक्सट्रैक्शन में पायरोमेटलर्जी के साथ साथ हाइड्रोमेटलर्जी भी हो, और हो सकता हो तीनों की तीनों भी हो, मतलब पायरो, हाइड्रो और इलेक्ट्रो का कॉम्बिनेशन मिलकर वो मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि मान लो एक मेटल से, एक प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए अगर आपने 10 से 12 प्रोसेस यूज किए हैं, तो वो 10 से 12 प्रोसेस के अंदर हो सकता हो कुछ प्रोसेस में हीटिंग इफेक्ट यूज हुआ हो, कुछ प्रोसेस में हो सकता हो कि यहां पर हाइड्रोमेटलर्जी में हम लिखेंगे सॉल्वेंट इज यूज्ड, व्हेन सॉल्वेंट इज यूज, कोई सॉल्वेंट यूज हुआ हो, व्हेन सॉल्वेंट इज यूज्ड, कभी हो सकता हो सॉल्वेंट यूज हुआ हो किसी प्रोसेस में, किसी रिएक्शन में सॉल्वेंट यूज हुआ हो, तो हम उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता है जब आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज यूज्ड, ठीक है। ये लो सर, बोर्ड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है, तो ठीक है भाई, वो तो पढ़वा दिए, वो तो मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब जो है वो ठीक है देख लेना, वहां क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, नीट में जरूर आ रहा है ये, ठीक है भाई, देख लेना। फिलहाल तो नीट में आ रहा है, फिर आगे जाके भगवान जाने क्या करने वाले हैं भारत वाले, ये भारत की शिक्षा पद्धति कहाँ जा रही है समझ नहीं आ रहा, ईश्वर रक्षा करे। चलो भाई, सम इंपॉर्टेंट ओर्स, ये गिवन इन एनसीईआरटी, मेरे को तो इससे ज्यादा पता है लेकिन आएंगे वही जो एनसीईआरटी में है, बहुत सारे हैं और तो, पर वो तो याद ही करने आपको, तो मैं ये बोलूंगा याद वो करो जो आए, और एनसीईआरटी वाले आएंगे, एनसीईआरटी। आगे चल के हम कुछ प्रोसेस में भी देखेंगे कुछ ऐसे प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होगा, तो वहां पर भी मैं नाम लिख दूंगा, है ना, प्रोसेस में एक दो अलग होंगे तो वो प्रोसेस में भी आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, जल्दी नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो। बाकी ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, बाकी ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है भाई।
कुछ एक दो और है वो लिख सकते हो, जैसे एसएन का एक SnO2 होता है जिसका नाम होता है कैसिटेराइट। ठीक है, Ag का Ag2S होता है। Ag2S इसमें है क्या? नहीं है, नहीं है ना। Ag2S इसका नाम होता है अर्जेंटाइट। HgS होता है सिनेबार। Hg का एक होता है HgS सिनेबार। Pb का है क्या इसमें? Pb का नहीं है, बहुत कॉमन है। Pb का एक होता है PbS गैलेना। ये भी कुछ कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, Mn का भी होता है एक MnO2, हालांकि वो डी ब्लॉक में पढ़ा चुका हूं मैं। MnO2 पायरोलुसाइट, डी ब्लॉक में बढ़ा दिया हमने इसको। KMnO4 की प्रिपरेशन पायरोलुसाइट और सही करते हैं। और भी जो आते रहेंगे हम देखते रहेंगे, है ना। फिलहाल इसके अलावा जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो ये है। ओके भाई, चलिए बढ़े आगे। ये नोट कर लेना। आप नोट क्या करोगे, वो नोट कर लो। ये तो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, ये तो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, चिंता ना करें। ये तो आप वहां से भी कर सकते हो, वो वही टेबल है, ये कोई टेबल भी अलग नहीं है, वो एनसीईआरटी वाली टेबल ही है। और एक बात बता देता हूं, खूब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने, खूब सारा डीप में पढ़ने से अच्छा है कल को अगर एग्जाम के नजदीक आपका ये चैप्टर छूट जाता है तो एटलीस्ट ये याद करके चले जाना। नीट लेवल पे अगर सवाल आया तो पहली प्रेफरेंस होती है, उनकी प्रायोरिटी होती है, वो और पूछते हैं, और वो यहां इस स्लाइड में से सवाल होगा। नीट लेवल पे प्रायोरिटी उसकी होती है। ठीक है, लर्न करने है क्या भाई, करनी ही है। ऐसे ही थोड़ी है, यहाँ पे नाच गाने के लिए थोड़ी लगा रखे हैं ये सब, कि ये पीछे स्लाइड लगाऊंगा जब मैं और वाली स्लाइड लगाऊं तो नाचने लग जाना, ऐसा तो कुछ नहीं है। करना ही है, जो कुछ है वो करना ही है। ये भी आप कर लेना जैसे तैसे याद हो जाए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं बता देता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है, कहाँ गया वो, एक तो ब्रास है ना, एक ब्रॉन्ज, ठीक है, एक ये मिश मेटल क्या होता है, ये यूजेस लिखे हुए हैं, ये चीज आप देख लेना। मतलब सारे नहीं लिए मैंने, बहुत ज्यादा है एनसीईआरटी वगैरह में तो, एनसीईआरटी में तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हाँ एलॉयज और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वो हैं जो कॉमन है, तो ये भी आप देख लेंगे। ठीक है भाई, चले अब हम चढ़ते हैं सीधा मेरे वाले काम पे, जो मैंने आपके लिए बनाया है वो है ये एक ऐसा इतना इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन ये चैप्टर पूरा हो गया इसमें। इस फ्लो चार्ट में ये चैप्टर पूरा खत्म है। किसी भी मेटल का जनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यही होता है। इसमें स्लाइटली चेंजेस ऊपर नीचे आ सकते हैं, मैं जनरल की बात कर रहा हूं। किसी भी मेटल का जनरल प्रोसेस होता है, जनरल प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर जनरल प्रोसेस होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जिससे सबको गुजरना होता है, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस ये रहा। पूरा समझो अब बात को। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक माइंस में से माइनिंग होती है और बड़े बड़े लंप्स निकाले जाते हैं। बड़े बड़े लंप्स मतलब बड़े बड़े टुकड़े, ब्लॉक्स बड़े बड़े निकाले जाते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होता वो, उसको ब्लॉक्स की फॉर्म में लाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, उन ब्लॉक्स को बड़ी बड़ी जो मिल्स होती है, जॉ मिल्स है ना, बॉल मिल्स है ना, जिसको हम क्रशिंग के लिए क्या क्रशर बोलते हैं, जिसको ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रशर बोलते हैं, वो क्रशिंग की जाती है उनकी। उन ब्लॉक्स को फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। हमको पता लगा कि यहां पर जिंक मिल रहा है या हमको लेड मिल रहा है, हमको जो भी मेटल मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, हम क्या करेंगे, उस जगह पे माइनिंग करेंगे, वहां से बड़े बड़े लंप्स लेकर आएंगे, उनको पहले फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, और जो फाइन पाउडर होता है उसको बोलते हैं हम क्रश्ड ओर। क्या नाम होता है उसका, क्रश्ड ओर। क्रश्ड मतलब बेसिकली पल्वराइज्ड ओर बोल सकते हो आप इसको। इसको और भी क्या नाम हो सकता है इसका, पल्वराइज्ड ओर। इसको लैंडस्केप मोड पे अपनी उसमें बना देना, क्या बोलते हैं, नोटबुक में आड़ा करके, है ना। खड़ा तो ये आएगा नहीं, तो इसको आड़ा कर देना,
और ये चैप्टर खत्म होने के बाद यहां जो ये नाम लिखे हुए हैं ना, इन नाम में आपको आगे सिर्फ और सिर्फ मेटल्स ऐड करने हैं कि इसमें कौन सा मेटल होता था, इसमें कौन सा मेटल है, किस मेटल के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। जब कभी आप रिवीजन करने बैठोगे 10 मिनट से ज्यादा ये चैप्टर नहीं मांगेगा। ये वो फ्लो चार्ट है, ये वो जुगाड़ है जहां से आप, आज ये अधूरा है लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद यहां पर आपको खूब सारी चीजें ऐड करनी है कि भाई जैसे ग्रेविटी सेपरेशन के एग्जांपल्स कौन से हो गए, है ना, लिक्वेशन किसके लिए होता है, डिस्टिलेशन किसके लिए होता है, पॉलिंग कपलेशन किसके लिए होता है, जोन रिफाइनिंग में क्या यूज होता है, वेपर फेज में, मोड्स में क्या होता है, वैन आर्कल में क्या होता है, सब कुछ टोटल चीजें आप जब ऐड कर दोगे छोटी छोटी, तो इसका मतलब है वो आपका 10 मिनट के अंदर आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा पढ़ने के बाद। ये जितना कुछ लिखा हुआ है यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। ये जितना कुछ लिखा हुआ है ये पूरा चैप्टर है, आपका पूरा चैप्टर है। इसके अलावा एक ही चीज बचती है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम, और इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको भी सबको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस फ्लो चार्ट का फायदा क्या है, ताकि मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा, मैं मानूंगा कि मैं एक मेटल को क्या कर रहा हूं, मैं एक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। देखो, तो सबसे पहले मेटल को हमने क्या कर दिया, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। समझना, पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको कि ये कर दिया। उसके बाद हमने इसकी धूल मिट्टी हटानी है, साथ में हमको क्या हटाना है, धूल मिट्टी। धूल मिट्टी हटाओगे तो ओर की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। अरे भाई ये और हैं, क्रस्ड और हैं, और इसमें धूल मिट्टी भी है। धूल मिट्टी हटाने के प्रोसेस को बोला जाता है कंसंट्रेशन। क्या बोला जाता है बेटा, कंसंट्रेशन। क्यों कंसंट्रेशन, क्यों बोला, कंसंट्रेशन कह दो, है ना, ड्रेसिंग कह दो, बेनेफैक्शन कह दो, ये सब उसी के नाम होते हैं। तीनों नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग, बेनेफैक्शन, ये सब इसी का मतलब है। कुल मिला के जब आप धूल मिट्टी हटाओगे तो किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इसलिए नाम होता है कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, कंसंट्रेशन में 4 प्रोसेस होते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग। लीचिंग इज योर केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट ये है कि हम यहां पर ये पूरा एरिया पढ़ने वाले। जब हमारे पास ये सब कंसंट्रेशन हो जाएगी, हो सकता है डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज होगा, जरूरी नहीं कि सबके लिए ये चारों होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन कंसंट्रेशन के बाद जो हमको मिलता है वो होता है बेटा कंसंट्रेटेड ओर। उसका नाम क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर, ये देखो लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड ओर। अब इस कंसंट्रेटेड ओर से हमको बनाना होता है मेटल का ऑक्साइड। क्या बनाना होता है हमको, मेटल का ऑक्साइड। ये फिक्स है। अब अगर पहले से ही कोई ऑक्साइड की फॉर्म में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई सल्फाइड है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, कोई कार्बोनेट है तो डायरेक्ट गर्म करो, कोई सल्फेट है तो डायरेक्ट गर्म करो। क्योंकि मैंने आपको 11th क्लास में कार्बोनेट का थर्मल डीकंपोजिशन भी पढ़ाया था, सल्फेट का थर्मल डीकंपोजिशन भी पढ़ाया था, हाइड्रोक्साइड का थर्मल डीकंपोजिशन भी पढ़ाया था। इन सब में मेटल ऑक्साइड ही हमको मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये चीज हमको कुल मिला के, यहां हमको कुछ भी मिले, सल्फाइड मिले, क्लोराइड मिले, ऑक्साइड मिले, हाइड्रोक्साइड मिले, सल्फेट मिले, कार्बोनेट मिले, कुछ भी मिले, हमको यहां पर मेटल का ऑक्साइड ही बनाना है। उन सबको मेटल का ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के 2 रास्ते होते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। हम पढ़ेंगे इनको भी डिटेल में कि कैल्सिनेशन क्या होता है एंड रोस्टिंग क्या होता है। ये 2 रास्ते हैं। जब हमारा मेटल ऑक्साइड हमको मिल जाता है तो हमको मेटल चाहिए या मेटल ऑक्साइड चाहिए, तो आप बोलोगे सर मेटल ऑक्साइड का क्या काम, हमको तो मेटल चाहिए। और मेटल चाहिए इसका मतलब मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को लात मारनी पड़ेगी, ऑक्सीजन को लात मारनी पड़ेगी। और ऑक्सीजन को लात मारनी पड़ेगी तो इसका मतलब है रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन को लात मारने का प्रोसेस क्या होता है बेटा, रिडक्शन। ऑक्सीजन को लात मारने का प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन। मेटलर्जी में इतने तरह के, इंडस्ट्री में इतने तरह के कॉमन रिडक्शन प्रोसेस यूज होते हैं। डिफरेंट मेटल्स के लिए, डिफरेंट मेटल ऑक्साइड के लिए डिफरेंट यूज हो सकता है। टोटल इतने होते हैं, जैसे कार्बन रिडक्शन, एल्यूमिनोथर्माइट रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, HMR, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, थर्मल रिडक्शन, ये सब टाइप हैं और हम सब पढ़ेंगे डिफरेंट। ठीक है,
अलग अलग तरीके से हम सबको पढ़ने वाले हैं। मैं आपको जस्ट फैमिलियर कर रहा हूं इस पूरे चैप्टर के साथ, उसके बाद पढ़ने में मजा ही अलग आएगा आपको। ठीक है, मेटल इम्प्योर मिला। ये जो मेटल हमको मिला ये प्योर नहीं है, 100% प्योर नहीं है। हम इसकी प्योरिटी करेंगे और प्योरिटी की तरफ जब बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन। या तो रिफाइनिंग बोल दो या प्यूरिफिकेशन बोल दो। लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, पोलिंग, कपलेशन, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये सब रिफाइनिंग के प्रोसेस हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एक लास्ट में हमको मेटल मिलने वाला है, प्योर मेटल। तो ये एक प्रोसेस होता है जो हर किसी मेटल के लिए कॉमन प्रोसेस होता है। ठीक है, कॉमन प्रोसेस है। पहले हमारे पास बड़े बड़े लंप्स होंगे, ब्लॉक्स होंगे, उनको हम फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें से धूल मिट्टी को हटाएंगे, फिर हमारे पास जो आएगा उसको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, उस ऑक्साइड को हम वापस से मेटल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास प्रोसेस होगा रिडक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि पहली चीज सुन लो, एनसीईआरटी इन दोनों को बोलती है स्टेप 1, मतलब ये भी आपका क्या है, स्टेप 1। ठीक है, मैं ए पार्ट कर देता हूं, और एनसीईआरटी ए भी कुछ नहीं बोलती, वो दोनों को ही स्टेप ही बोलती है, 1 ही बोलती है। ये स्टेप 1 का बी पार्ट हो जाता है। मतलब एनसीईआरटी यहां से यहां तक पहुंचने को खाली एक स्टेप मानता है। हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ा है तो हमने ए बी लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कभी आए तो देख लेना, ये भी स्टेप 1 ही है, ये भी स्टेप 1 ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जब जाते हो तो बेसिकली जब हीट करते हो तो और कोई इंप्योरिटी होती है वो निकल जाती है। तो इंप्योरिटी ही कम हो रही है, यहां पर कुछ आपने नया नहीं किया। ठीक है, जब आप किसी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हो, कंसंट्रेटेड ओर से जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हो तो आप क्या करते हो, टेम्परेचर देते हो। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आपको गर्म करना होता है। जब आप गर्म करते हो तो और भी कोई इंप्योरिटीज होती है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती है कुछ, है ना, कुछ ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होती है जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो उड़ जाती है। मेटल तो स्टेबल होता है बट वो उड़ जाती है। इसका मतलब है यहां इस प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं आपकी इंप्योरिटीज ही कम हो रही है। और जब तक इंप्योरिटीज कम हो रही है तब तक हम उस प्रोसेस को बेसिकली कंसंट्रेशन टाइप का ही मानेंगे। लेकिन मैंने आपको ए और बी कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको ए और बी कर दिया है भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। अब ये जो आता है रिडक्शन आपका, ये स्टेप 2 है। ये क्या है, स्टेप 2, और लास्ट स्टेप 3। तो मतलब कुल मिला के एनसीईआरटी ने 3 स्टेप में मेटल को जो है वो रिफाइन किया है। पहला कंसंट्रेशन, जिसमें उसने इंक्लूड कर दिया है रोस्टिंग कैल्सिनेशन को भी। इस कंसंट्रेशन के अंदर ही उसने इंक्लूड किया है रोस्टिंग कैल्सिनेशन को। तो ये स्टेप 1 है, यहां से यहां तक स्टेप 1, यहां से यहां तक स्टेप 2, यहां से यहां तक स्टेप 3। क्लियर है भाई? कार्बन रिडक्शन है ये, है ना, रिडक्शन है। रिडक्शन लिख रहे हो ना, तो जहां पर भी रेड देख रहे हो ना, ये रेड नहीं है, रिडक्शन है। एल्यूमिनोथर्माइट है, या यहां शायद कट गया ये, एल्यूमिनोथर्माइट रिडक्शन, ये रिडक्शन है। RED, रेड डॉट का मतलब रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। ठीक है भाई, सब सीख जाओगे, अभी चिंता मत करो। आज तो अभी नाम ही लिख रहे हो, बाद में इस फ्लो चार्ट से प्यार होने वाला है। आज तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, बाद में आपको इससे, हाँ अभी चैप्टर तो शुरू हुआ ही नहीं है, यूं मान के चलो। चैप्टर तो अब हम इसके जस्ट बाद शुरू करने वाले हैं, कंसंट्रेशन से शुरू करने वाले हैं। जल्दी नोट कर लो इसको, अगर कर रहे हो तो मैं आपको 1 मिनट और दे देता हूं, बस, इससे ज्यादा नहीं। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। चले, ओके, गुड गुड गुड। तो सबसे पहले आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन पे आते हैं। कंसंट्रेशन के आपने उस फ्लो चार्ट में 4 प्रोसेस देखे हुए, ये देखो,
ये रहे चार: ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग। चार प्रोसेस देखे आपने। चलिए इन्हीं चार प्रोसेस की बात यहां पर हम अलग अलग करने वाले हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन का एक और नाम होता है ड्रेसिंग, और एक और नाम होता है बेनेफेक्शन। दोनों का, तीनों का मतलब एक ही है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, बेनिफेक्शन, ड्रेसिंग, इसका मतलब यही है। ठीक है। रिमूवल ऑफ, बेसिकली कंसंट्रेशन का मतलब होता है इसका मतलब होता है क्या? रिमूवल ऑफ, इसका पूरे का कंसंट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सैंड, क्ले एटसेट्रा। मतलब ये जो इम्प्योरिटी होती है, धूल, मिट्टी, कीचड़ वगैरह, ये सब हटाना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। कोई बहुत बड़ी केमिकल इम्प्योरिटी हम नहीं हटा सकते। हाँ, लीचिंग में केमिकल इम्प्योरिटीज रिमूव हो सकती है, बट यहाँ पे मेजरली जो है वो कंसंट्रेशन को इस बात से देखा जाता है कि धूल मिट्टी हटानी है हमको, और के साथ जो धूल मिट्टी है उसको हटाएंगे भाई। ठीक है। कितने लेक्चर का है? कुछ तो यहाँ पे मुनिम बैठे हैं, स्टूडेंट नहीं है वो, मुनिम। उनका चैप्टर शुरू नहीं होता है और उनको लगता है कितने लेक्चर का है, क्योंकि आगे जाके ये डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक बनेंगे जिसमें ये टीचर को लेक्चर देंगे कि मेटलर्जी में आपको इतने लेक्चर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यही तो सीखा है कि कितने लेक्चर का है। तो ये है लेक्चर बांटने वाले। ये आगे इनका डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है, ये इनको डॉक्टर नहीं। ये मरीज भी आएगा, मान लो गलती से ये बन भी गए, गलती से ये बन भी गए, ठीक है, तो ये डॉक्टर मरीज को भी यही पूछेंगे आके सबसे पहले कि मान लो डॉक्टर होता है वो तो सही करने वाला है, लेकिन वो बोलेगा कि कितने दिन का है, मैंने तो ये बोल देंगे उसको कि तू इतने दिन का है। इनका दिमाग उसी पे बचेगा कि तू इतने दिन का और बचा है, इसके बाद शायद तुझे नहीं बचा पाएंगे, तू इतने दिन का। ठीक है, इतने दिन का, कितने दिन का शुरू हुआ है आज। हिसाब रख के क्या करोगे तुम? जहां तुम्हारा भला हो रहा है वहां हिसाब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जहां तुम्हारा कोई भला कर रहा है उसको एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है तो लगवाना चाहिए। कह रहे कितने दिन का? इनको दे दो हिसाब सब, 10 दिन का है ये, पढ़ाऊंगा मैं 10 दिन। क्या करेगा बता? 10 दिन पढ़ाऊंगा। ठीक है, 10 दिन पढ़ाऊंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं 10 दिन पढ़ाऊंगा, मेरी मर्जी जितना पढ़ाऊंगा। कितने दिन का है? इनको दे दो सब हिसाब, भाई पढ़ लो, हमको क्या मतलब है कितने दिन का है? दस दिन लगातार पढ़ाइए। हाँ सही है, मन्नत मांगी है ना मैंने तो कि बिना रुके, बिना टूटे, है ना, बिना कुछ खाए 10 दिन लक्ष्य में पढ़ाऊंगा, तभी बच्चों का लक्ष्य जो है वो हासिल होगा। ऐसी मन्नत खाई है मैंने, मतलब मांगी है मैंने मन्नत भगवान से। वो कहते हैं ना, कुछ होता है ना ऐसा कि पैदल जाऊंगा, है ना, बिना पैर के जाऊंगा, नंगे पैर जाऊंगा, ये ऐसा कुछ होता है ना शायद। बिना पैर के, क्या सॉरी, नंगे पैर, बिना पैर के कोई कैसे जाएगा? उल्टा हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं बताऊंगा ना, पहले नहीं बताऊंगा। पीडब्ल्यू के बच्चों की एक आदत खराब है, वो नंबर ऑफ लेक्चर से वेटेज डिसाइड करते हैं चैप्टर का। ठीक है, सही मायने में बच्चे को पता ही नहीं होना चाहिए कि ये कितने लेक्चर का है। उसको पढ़ाओ, वो पूछे कि इंपॉर्टेंट है नहीं है, कैसे सवाल आएंगे, क्या आएगा वो बताओ। यहां पे अलग पंचायती चलती है, यहां पे अलग। यहीं देखिए मैंने, यहां पे बच्चा पूछता है कितने लेक्चर का, वाह हा, हो गया इतना बड़ा, हमसे लेक्चर पूछेगा तू। मेरी मर्जी है, इसको मैं क्रैश कोर्स में 1 घंटे में खत्म कर देता हूं। अब बता, कर दूं? बता कर दूं क्या? मतलब 1 लेक्चर में खत्म कर देता हूं, 1 घंटा तो नहीं, 1 लेक्चर 2 घंटे का होता है वो, 2 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाता है क्रैश कोर्स में। खत्म कर दूं? अभी कर दूं? अभी 2 घंटे ले लेता हूं मैं, 2 घंटे और बढ़ा लेता हूं, बता खत्म कर दूं? पहले पढ़े हुए हो तो 2 घंटे में भी खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं।
पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, वरना ना फिर वापस पढ़ते पढ़ता है हर चीज को। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में बार बार पढ़ो तुम एक ही चीज को, बार बार पढ़ो लेकिन नया पढ़ते रहो, लेकिन रिपीट मत करो। तो भगवान करे ऐसा मौका ना मिले तुमको कि हर इसी चीज को 2 साल 3 साल पढ़ना पड़े, भगवान करे ऐसा ना हो किसी के साथ, ठीक है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ग्रेविटी सेपरेशन की सबसे पहले बात करने वाले हैं हम यहां पे। सबसे पहले हम ग्रेविटी सेपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन, जो कुछ लिखा है स्लाइड पे वही इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन डिफरेंट ग्रेविटी, डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी of ore particles and impurities। impurities और ore particles की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होती है। सर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी होती। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी। और पार्टिकल्स हैवी होते हैं और उसके साथ जो धूल मिट्टी होती है वो हल्की होती है। और आप सबको पता है कि अगर दो अलग डिफरेंट डेंसिटी के पार्टिकल्स एक साथ हैं तो हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस है, बहुत आसान है। आपने गांवों में देखा होगा, गांवों में क्या देखोगे आप, पता नहीं आपने देखा भी है कि नहीं देखा होगा, कि वो गेहूं को साफ करते हैं तो गेहूं के ऊपर कुछ छिलके होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हैं उसमें। तो क्या होता है, वो छिलका जो है, जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो कहां आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। फिर वो किसी हवा के थ्रू उसको हटा देते हैं। मतलब हैवियर तो नीचे रह जाता है और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जो आपकी इंप्योरिटीज होती है वो लाइटर पार्टिकल्स होती है, ये लाइट होती है ना। ये इंप्योरिटीज जो होती है वो लाइटर पार्टिकल्स होती है। ये जो यूज होता है, यूज फॉर, इसका एक और नाम होता है ग्रेविटी सेपरेशन का, हाइड्रोलिक वॉशिंग। और एक और नाम होता है लेविगेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन भी इसी को कहते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन भी इसको कहते हैं। जनरली यूज फॉर ऑक्साइड ओर्स, जनरली यूज्ड फॉर ऑक्साइड ओर्स, ठीक है। ऑक्साइड ओर्स के लिए ज्यादातर यूज होता है ये। सिंपल है, हल्का भारी है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में हाइड्रोलिक वॉशिंग नाम से दिया हुआ है और उन्होंने ये बताया हुआ है कि ऐसा एक कंटेनर होता है जिसमें पानी की जो स्ट्रीम होती है, पानी को जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो किया जाता है। यहां पे जो है वो आपका पल्वराइज्ड ओर आ जाता है, जो आपका क्रश्ड ओर है वो डल जाता है, और इसमें वो क्या करते हैं, पानी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे तो क्या होगा, एक बार के लिए तो सब कुछ मिक्स होगा, है ना, सब कुछ मिक्स होगा। और धीरे धीरे आप नीचे से पानी, आप छोड़ो, आपको मैं देसी तरीके, इसको छोड़ो, इसको गोली मारो, आप वैसे ही छोड़ लो। आपने एक भगोने में, जो तपेला बोलते, भगोना बोलते, बर्तन बोलते हैं, उसमें किचन में चावल धोए होंगे, चावल सबने धोए होंगे, ठीक है, सबने धोए होंगे, पक्का नंबर आया होगा किसी न किसी का, तो ठीक है, सबका आया होगा, चावल धोए होंगे। आप क्या करते हो, वो जो आप ऊपर से नल का पानी चलाते हो, पानी चला दिया, फिर आप लगातार उसमें पानी चलाए रखिए। आप ये मत सोचिए कि चावल बाहर आ जाएंगे, नहीं आते हैं। जो हल्के चावल होते हैं और जो खराब चावल होते हैं वही उस कंटेनर से बाहर गिरते हैं, वरना आपके जो चावल है, असली सही वाले चावल हैं, वो नीचे बैठे रहते हैं, वो ऊपर नहीं आते। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये हाइड्रोलिक वॉशिंग है। अब वो पानी इन्होंने नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से चला दिया, बस इतना ही फर्क है। लेकिन लगातार वो पानी जब जाएगा तो इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और फिर एक टाइम के बाद ये यहां से गिरना शुरू हो जाता है। और इसके साथ जो गिरता है वो इंप्योरिटीज होती है, क्यों? क्योंकि इंप्योरिटीज जो होती है वो हल्की होती, ठीक है, समझ आया? धोए, ठीक है, चावल साफ किए, समझ आ गया होगा आपको अब कि कैसे होता है। आप पानी लगातार चालू रखिए, उसमें हल्के हल्के चावल जो भी हैं, खराब चावल जो भी हैं, वो अपने आप पानी जब गिरेगा बाहर की तरफ तो उनके साथ ही गिर जाते हैं, ठीक है भाई। यह हाइड्रोलिक वॉशिंग है।
चले नेक्स्ट, ग्रेविटी सेपरेशन खत्म। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन बेस्ड ऑन different based on different magnetic nature of ore particles or and impurities। इम्प्योरिटी और और में हो सकता हो कोई एक मैग्नेटिक हो दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो, तो आप इस मैग्नेटिक सेपरेशन से उनको सेपरेट कर सकते हो। ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो एक कन्वेयर बेल्ट घूमता है, एक कन्वेयर बेल्ट घुमाते हैं किसके, इस पर, ये देखो ये आपका होता है मैग्नेटिक व्हील। ये कौन सा व्हील है आपका, मैग्नेटिक रोलर। ये देखो लिखा हुआ है, ये कौन सा रोलर है आपका, मैग्नेटिक रोलर है। और ये आपका नॉन मैग्नेटिक रोलर है, नॉर्मल वाला रोलर है। यहां से आपने क्या डाला, पल्वराइज्ड ओर डाला। यहां से क्या डाला आपने, पल्वराइज्ड ओर डाला। वो पल्वराइज्ड ओर जो है वो इधर गया, यहां गया, यहां गया। अब अगर वो मैग्नेटिक है तो इस व्हील के साथ ज्यादा देर तक चिपका रहेगा। अगर वो मैग्नेटिक है तो इस व्हील के साथ चिपका रहेगा, और चिपका रहेगा तब तक जब तक कि उस बेल्ट के साथ, जब तक कि उस बेल्ट के साथ क्या है, वो अटैच्ड है। जैसे ही यहां से हटेगा ये गिरना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको एक बर्तन तो यहां लगाना है और एक कंटेनर उधर लगाना है। सर वो उधर क्यों गिरेगा, तो मैं बोलूंगा जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो इसके साथ ज्यादा देर तक अटैच नहीं रहेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर की तरफ गिरेगा। अगर नॉन मैग्नेटिक है तो उसका इस व्हील के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा, तो नॉन मैग्नेटिक दूर जाकर गिरता है और मैग्नेटिक इधर पास की तरफ गिरेगा। तब जब ये व्हील से कनेक्शन छूटना शुरू हो जाएगा तब गिरेगा। ठीक है भाई, क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये वाला दूर गिरता है, जो दूर गिरता है वो नॉन मैग्नेटिक है। प्रोसेस ओरिएंटेड सवाल यहां से नहीं आएंगे क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है। यहां से हमेशा पूछा जाएगा एक तो ये जो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, और दूसरा पूछा जाएगा आपसे एग्जांपल्स। तो यहां पे देखते हैं पहला एग्जांपल, SnO2 SnO2 के साथ कुछ इंप्योरिटी होती है, FeWO4 एंड MnWO4, और इनको कंबाइन फॉर्म में कहा जाता है वोल्फ्रामाइट। ये सवाल आ चुका है, वोल्फ्रामाइट। ये वोल्फ्रामाइट क्या होता है, तो SnO2 के साथ मिलने वाली जो इंप्योरिटीज होती है वो होती है वोल्फ्रामाइट। इसको कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है वोल्फ्रामाइट। एंड वोल्फ्रामाइट जो है वो क्या है, इंप्योरिटी है, और वो भी कौन सी, मैग्नेटिक इंप्योरिटी। और SnO2 अभी बताया था टिन स्टोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टिन स्टोन। टिन स्टोन बोल दो, कैसिटेराइट बोल दो, ठीक है। टिन स्टोन ये कैसी होती है, ये कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक ओर। ये कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक ओर। तो फिर ये नॉन मैग्नेटिक और है और ये इंप्योरिटीज दोनों मैग्नेटिक हैं, तो आप उस वाले बेल्ट पे चलाओगे तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एनी अदर चैप्टर रिक्वायर्ड टू स्टडी दिस चैप्टर, नो, नॉट एट ऑल। ये अलग चैप्टर है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, एक होता है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला कौन बताएगा, बताओ जरा, D&F ब्लॉक पढ़ चुके हो ना आप। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला कौन बताएगा, क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला किसको पता है, हमने K2Cr2O7 में क्रोमाइट ओर को यूज किया था, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला, सर प्लीज आप पी ब्लॉक कब पढ़ाएंगे, दिवाली के बाद, 30 तारीख के बाद, ठीक है। दिवाली के बाद मतलब मैं दिवाली पर आऊंगा 30 तारीख के बाद, तो मतलब मान के चलो नवंबर स्टार्टिंग में हम लोग पी ब्लॉक शुरू करेंगे। Cr2O3 FeCr2O4 क्या होता है, FeCr2O4।
यस, किसी किसी को याद है, किसी किसी ने गूगल करके बता दिया, कोई बात नहीं, जिसने गूगल किया उसको भी याद हुआ आज, FeCr2O4, ठीक है। प्लस इसके साथ इंप्योरिटी होती है बेटा SiO2 की, ये होती है आपकी इंप्योरिटी, मतलब नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी, और ये होता है आपका मैग्नेटिक और। उधर देखो, उधर और जो है वो नॉन मैग्नेटिक था, फर्क नहीं पड़ता, दोनों अलग होने चाहिए तो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ये जरूरी थोड़ी कि और ही मैग्नेटिक होना चाहिए या और ही नॉन मैग्नेटिक, नहीं नहीं, एक मैग्नेटिक होना चाहिए, एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चल जाएगा आपका, दोनों आपका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है ही, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किस पर बेस्ड होता है, ये सवाल कभी भी बन सकता है। उसके बाद ये दो एग्जांपल्स कभी भी पूछे जा सकते हैं। चलें आगे, फ्रोथ फ्लोटेशन, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ूं। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ। चित्र नहीं बनाने, चित्र एनसीईआरटी में दिए, चित्र वाले ये प्रोसेस, इनके प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे होता है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है, ठीक। ओके, नोट कर लिया भाई, Cr2O7, गूगल वाले हैं ही है, गूगल कुछ भी आंसर दे देता है। जल्दी लिखो, जल्दी, आधा मिनट है आपके पास, मैं आया आधे मिनट में, जल्दी लिखो, मुझे भी कुछ काम है, आधे मिनट में आया। चले भाई, चले 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 चले, आइए, मेरे हिसाब से नोट कर ही लिया होगा, किसी किसी का तो मन हुआ होगा बाहर निकल के दूसरी स्लाइड में लगवा दूं जाके,
ये आ जाओ भाई, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जनरली यूज फॉर, अभी बता देते, जनरली यूज फॉर सल्फाइड और ठीक है, जनरली यूज फॉर सल्फाइड और नॉन सल्फाइड ओर्स के लिए भी यूज होता है ये, बट आपके सिलेबस की बात नहीं है, चिंता ना करें, आपको पूछा जाएगा तो सल्फाइड ओर्स के लिए ही पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद यहां पे होता क्या है, यहां का कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन बोल रहा हूं मैं ना, एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ऑफ और सल्फाइड ओर्स एंड इंप्योरिटीज, सल्फाइड ओर्स एंड इंप्योरिटीज। एड्सॉर्प्शन है ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो डिफरेंट बोला है आपने, तो उस डिफरेंट का मतलब क्या है, तो जो सल्फाइड और जो इंप्योरिटीज हैं, हम इन दोनों के लिए आप अलग अलग लिख देना, मैंने उसी में कर दिया है। सल्फाइड और इज एड्सॉर्ब्ड बाय ऑयल, ये ऑयल से एड्सॉर्ब होगा, एंड इंप्योरिटीज आर एड्सॉर्ब्ड बाय वाटर। हमको पता होता है ये चीज पहले से कि सल्फाइड और को तेल पसंद है और इंप्योरिटी को पानी पसंद है, और हमको ये भी पता है कि तेल और पानी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, किस किसने कैंपस डायरीज देखी हैं, देख रहे हो, आए फीडबैक लेते हैं ये, है ना, ये बनेंगे किसी होटल के रिसेप्शनिस्ट, जाके बोलेंगे कैसा लगेगा, वो डायरी आगे कर देंगे, कह रहे कि सर इसमें लिख दो कैसा लगा आपका स्टे, कैसा रहा, फीडबैक लेते हैं ये लोग, एजेंट ही है कोई तगड़े वाले, किस किस ने देखी है, किस किस को पसंद आई, कोई हाँ बोलेगा तो कह रहा कैसी लगी, इसमें लिखो सर, लिखो क्या कमियां हैं सर, लिख दो हमको पता चले। ठीक है, एड्सॉर्प्शन पढ़े हो आप, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लोगे। ठीक है, एड्सॉर्प्शन अलग होता है, एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पे चिपक जाना, एब्जॉर्प्शन में हो सकता है रिएक्शन हो जाए, लेकिन एड्सॉर्प्शन एडी वाले में होता है बेसिकली चिपकना। ठीक है, हाँ ये वही है, तुरंत डायरी आगे कर देते हैं, चेकआउट के टाइम पे जाओगे, और भी बहुत जगह होता है, किसी आप दुकान पे शॉपिंग करने जाओ वहां पर भी बैठे होते हैं ये, कह रहे कि लो बताओ सर फीडबैक बताओ, अबे जिंदगी में फीडबैक से ऊपर भी कोई चीज है यार। कह रहा कि किस किसने कैंपस डायरीज देखी हैं, हाँ ये लिस्ट बना रहा है, ये लिस्ट बना रहा है कि जिसने देखी है और जिसने नहीं देखी है। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो कैंपस डायरीज देखते हैं, एक वो जो कैंपस डायरी नहीं देखते हैं, इसके हिसाब से दुनिया ऐसे चलती है। ये हमेशा दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करके रखता है अपने एक सवाल से। तो ये वो लोग हैं जो एक सवाल से दुनिया में दो तरह के लोग बना देते हैं, एक वो जो मेरी सवाल का हाँ बोलेंगे और एक वो जो मेरे सवाल का ना बोलेंगे, बस इसके लिए इतनी छोटी दुनिया है। ठीक है, चलो चलिए आइए भैया, आइए सल्फाइड और हो गया, ये जो है एड्सॉर्ब होता है। अभी आप बात को समझो, आपको पता है कि सल्फाइड और को तेल पसंद है और इंप्योरिटी को पानी पसंद है, और फिर आपको पता है कि तेल को पानी नहीं पसंद है। सल्फाइड और को तेल पसंद है और इंप्योरिटीज को पानी पसंद है, और तेल को पानी नहीं पसंद है, मतलब तेल और पानी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आपको मौका मिला, आपने कहा तेल और पानी का एक मिक्सचर बनाओ और पटक दो दोनों को इसमें। आपने क्या कहा, तेल और पानी का मिक्सचर बनाओ और दोनों को इसमें पटक दो। जब दोनों को इसमें पटकोगे तो एक को तेल पसंद है तो वो तेल के साथ आ जाएगा, और एक को पानी पसंद है तो वो पानी के साथ रह जाएगा। तेल पानी के ऊपर आता है, तेल पानी के ऊपर आ जाता है, तो पानी के साथ मतलब जो जो आपका सल्फाइड और है वो तेल के साथ ऊपर आ जाएगा, और पानी में नीचे कौन रह जाएगी, इंप्योरिटी रह जाएगी। सिंपल बेसिक सा तो कॉन्सेप्ट है कि भाई तेल एक तेल से भीगता है, एक पानी से भीगता है। अरे सुन लो रे, है ना, एक सुन लो कि तेल से एक कह रहा मैंने तो नाम में पहली बार सुना है एड्सॉर्प्शन का, बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। अभी एक दो चार बार और सुनोगे फिर तुम,
ठीक है, तो बेसिकली यहां पे होगा क्या कि यहां पे हम क्या करते हैं, अब समझो इस बात को। वो देखो यहां एक चित्र, देखो चित्र दिखा हुआ है। इस चित्र में एक टैंक है, ये एक टैंक है, टैंक। इस टैंक में मेनली जो मिक्सचर है वो किसका है, तेल और पानी का मिक्सचर है। और तेल और पानी के मिक्सचर में आपने क्या डाल दिया, आपने डाल दिया और डाल दिया आपका कौन सा, क्रश्ड और, जिसको आप धूल मिट्टी हटाना चाहते हो। तो होगा क्या, और फिर आपने बहुत जोर से इसको रोटेटिंग पैडल से मिक्स करने की कोशिश करी, क्योंकि अगर पानी और तेल को एक बार तो आपको मिक्स करना ही पड़ेगा। तो आपने पानी और तेल को एक बार क्या किया, मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको वापस छोड़ दिया। जब छोड़ा तो आपको पता लगा कि यहां पर ऊपर फ्रोथ बनता है, एक फ्रोथ। फ्रोथ का मतलब होता है जाग। फ्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा, जाग। और इस फ्रोथ में, सर फ्रोथ क्यों बनता है, क्योंकि हम इसमें फ्रोथिंग एजेंट भी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं हम उसमें, फ्रोथिंग एजेंट भी मिलाते हैं। तो बेसिकली हम इसके अंदर क्या क्या मिलाते हैं वो सुन लो। हम इसके अंदर मिलाते हैं और, ठीक है, क्रश्ड और, ऐसे लिख दूं, क्रश्ड और, ठीक है, प्लस ऑयल प्लस वाटर प्लस फ्रोथिंग एजेंट प्लस फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, ये सब मिक्सचर आप इसमें पटक देते हो सारा कुछ, और एक साथ उसको मिक्स करते हो और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, तो जाग बनता है। जाग को स्टेबल करने के लिए भी कोई चीजें मिलाई जाती है जिसको बोलते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। सर जाग को स्टेबल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जाग ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो बुलबुले फूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है, आप खुद भी सोचते हो, आपने देखा होगा, आप सर्फ मिलाइए बाल्टी के अंदर और उसको बहुत जोर से हिलाइए, और फिर क्या होगा, वो सर्फ का जाग बनेगा, और उस जाग को आप आधे पौने घंटे तक छोड़ के चले जाइए खुले में। हवा उसके सारे बुलबुले फोड़ देती है और वो जाग वापस खत्म हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि जो जाग आपको ऊपर व्हाइट व्हाइट दिखता है वो कुछ घंटों बाद भी आपको वैसा ही दिखे, नहीं दिखेगा, वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो जाग जो है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वो बुलबुले, वो जो बबल्स होते हैं वो फूट जाते हैं। तो इसीलिए स्टेबल बना के रखना होता है हमको, तो इसीलिए फ्रोथ स्टेबलाइजर्स मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, हम फ्रोथ स्टेबलाइजर मिलाया जाता है। नहीं, ये चित्र नहीं करना है, चित्र नहीं बनाना बेटा, चित्र नहीं बनाना है। चित्र वित्र एनसीईआरटी में बने हुए, फील ले लो, सवाल जहां से आएगा वो सब कुछ लिखा हुआ होगा आपके पास। तो हमने इसमें अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने एक इतना मिक्सचर लिया, तेल और पानी का मेजर मिक्सचर है ना, मेजोरिटी में क्या है, मिक्सचर जो इन दोनों का है, तेल और पानी, मतलब सॉल्वेंट का काम कौन कर रहे हैं, तेल और पानी दोनों, ठीक है। उसमें आपने मिला दिया क्या, और साथ में आपने ये सपोर्टिंग रोल के लिए दो चीजें और मिलाई है, फ्रोथिंग एजेंट जो जाग बनाएंगे, और फ्रोथ स्टेबलाइजर्स जो आपके फ्रोथ को, जाग को स्टेबल रखेंगे। फ्रोथ में आपका कौन आएगा, फ्रोथ में आपका आएगा कौन सा, फ्रोथ में आपका आएगा क्या, ये सल्फाइड और। क्यों, क्योंकि जाग ऊपर आएगा, और जाग किस, कौन आएगा ऊपर, कौन आता है, तेल आता है या पानी आता है। तो आप बोलोगे तेल और पानी में से तेल ऊपर आता है, तो तेल किसको पसंद है, तेल सल्फाइड और को पसंद है, तो वो जाग के साथ ऊपर आ जाता है, वो जाग के साथ क्या करता है, ऊपर आता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ सल्फाइड और जो है वो पानी से भी भीगते हैं, और जब वो पानी से भीगते हैं तो वो सल्फाइड और जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी से भीगे या तेल से भीगे, समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में भीगे तो किससे भीगे, तेल से भीगे या पानी से भीगे। जो तेल से भी भीग रहा है उसका कुछ हिस्सा पानी से भीग रहा है, और जो हिस्सा पानी से भीग रहा है वो उसको पानी में खींचने की कोशिश कर रहा है। जो हिस्सा पानी से थोड़ा बहुत भीग रहा है वो उसको पानी में खींचने की कोशिश कर रहा है। तो बेचारा सल्फाइड और जो है वो कंफ्यूज हो रहा है कि ऊपर जाऊं कि नीचे आऊं, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं। मतलब वो ऊपर मुंह निकाल रहा है, फिर डूब रहा है, फिर ऊपर निकाल रहा है, मुंह डूब रहा है। मतलब वो गोते खा रहा है इसमें, उसको तैरना नहीं आता। कारण एक हिस्सा पानी से भीग रहा है थोड़ा बहुत, और जो पानी से भीगने वाला हिस्सा है, वो पानी से भीगने वाला हिस्सा है वो उसको पानी में रखने की कोशिश करता है। और हमको क्या चाहिए कि उसका कोई भी जो हिस्सा है वो कंप्लीटली जो है पानी से ना भीगे, कंप्लीटली ऑयल से भीगे, ताकि सल्फाइड और कंफ्यूज ना हो, ऊपर ही पड़ा रहे। क्यों, क्योंकि हमको उस जाग को सेपरेट करना है, हमको उस जाग को हटाना है। तो हम चाहते हैं कि जाग के अंदर मैक्सिमम सल्फाइड और जो है वो हमको मिले। लेकिन कुछ देखा गया प्रैक्टिकली कि सल्फाइड और थोड़ा बहुत पानी से भीग जाता है।
और थोड़ा बहुत पानी से भीगता है तो वो नीचे आता है पानी के साथ, और नीचे आता है तो जाग में हो सकता है वो कम मिले। तो इसके लिए हमने पहले से एक चीज मिला रखी है, और वो होता है कलेक्टर। क्या होता है वो? कलेक्टर। कलेक्टर एक ऐसी चीज है जो सल्फाइड ओर को सिर्फ और सिर्फ पानी से भीगने से बचाता है। मतलब कलेक्टर का काम क्या है? कलेक्टर का काम होता है कि वो पानी से भीगने से बचाएगा उसको। जब सल्फाइड ओर की पानी से भीगने की टेंडेंसी कम कर दी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे भीगा रहेगा? वो सिर्फ भीगा रहेगा किससे? इससे, तेल से। और वो जब कंप्लीटली ऑयल से भीगेगा तो फिर वो कंफ्यूज नहीं होगा कि पानी में रहूं या ऑयल में रहूं। ऑयल वाला ऊपर ही रहेगा, ऑयल वाला जो है वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है भाई। जब हम आपसे पढ़ती तो बहुत मजा आती। अच्छा, सही बात है। अल हबीबी, जब सल्फाइड और ऊपर जाती तो उसका कुछ हिस्सा पानी में भीग जाती, और जब पानी में भीग जाती तो वो बार बार नीचे आती, और वो नीचे आती तो उसके लिए हम उसमें कलेक्टर मिलाती। क्या मिलाती? कलेक्टर मिलाती। वो कलेक्टर उसको पानी से भीगने से बचाती और उसको ऊपर लेके जाती। समझ में आया? चल, तुमको ऐसा ही पढ़ना है क्या? है वल्ला हबीबी, अल हबीबी। कोई गलत मतलब ना निकल जाए भाई, डर लगता है मेरे को, मुझे आते नहीं है ना। हम तुमको पढ़ाती, तुम हमसे पढ़ती, हमको मजा आती तुमको पढ़ाने में, तुमको हमसे पढ़ने में मजा आती। चलो, तो कुल मिला के मैं ये बता रहा था, चलो हो गई, मजाक हो गई बेटा, आ जाओ भीतर, आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। क्रश्ड और ऑयल वाटर, ठीक है। तो ये मिक्सचर आपने मिलाया। अब हम अगली स्लाइड पे, आपने नोट कर लिया होगा, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। बेसिकली किसमें क्या क्या यूज होता है वो हम लिख देते हैं। एक होता है ऑयल, ऑयल जो यूज होता है वो होता है पाइन ऑयल, ठीक है। और कलेक्टर जो यूज होता है वो होता है बेसिकली सोडियम इथाइल जेंथेट, ठीक है। इन दोनों को मिला के तो फ्रोथिंग एजेंट कहा जाता है। मतलब कहीं आप देखना कि तेल और पानी में जो तेल है, वो जो तेल और पानी में तेल है, जब आप तेल और पानी के मिक्सचर को एक बोतल में थोड़ा सा मिक्स करिए, आधी बोतल भरिए और उसको जोर से शेक करिएगा, आप देखना उसमें झाग बनेंगे। यानी तेल भी पानी के साथ इनडायरेक्टली झाग ही बनाता है। तेल और पानी का जब आप बोतल को मिक्स करते हो तो थोड़े बहुत झाग बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑयल और कलेक्टर दोनों को एनसीईआरटी ने फ्रोथिंग एजेंट लिखा हुआ है। लेकिन कलेक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी पहले से निकाल के, अलग से निकाल के रखिए कि इट एनहांस नॉन वेटाबिलिटी ऑफ और पार्टिकल with water. It enhance non-wettability of particles with water. उन्होंने एनसीईआरटी ने नॉन वेटाबिलिटी लिख दिया, सिर्फ विद वाटर नहीं लिखा। मैं आपको बता रहा हूं कि कलेक्टर का काम है कि ये पानी से नहीं भीगने की टेंडेंसी को बढ़ाता है। सोचो, उल्टा घुमा के लिखा है एनसीईआरटी ने। उसको एनहांस लिखना था, उन्होंने पहले एनहांस टाइप कर दिया, बोले ओहो हमने तो बढ़ाने वाला लिख दिया। तो बोला एक काम कर दो, फिर इसका करते हैं कि अगर तुमने यहां डिक्रीज नहीं लिखा, इंक्रीज लिख दिया, तो फिर इसको वेटाबिलिटी मत करो, इसको नॉन वेटाबिलिटी करो। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया, मैं भी वैसा ही लिख रहा हूं, इट एनहांस नॉन वेटाबिलिटी ऑफ और पार्टिकल्स विद वाटर। इसका मतलब है वो पानी से भीगने की टेंडेंसी को कम करते हैं। इसका मतलब यही है। अरे नहीं भीगने की टेंडेंसी को ज्यादा करते हैं, इसका मतलब भीगने की टेंडेंसी को कम करते हैं। एनसीईआरटी वाले कुछ भी लिखते हैं अपना, अरे उनकी अपनी किताब भाई साहब, कुछ भी छापे, एनहांस लिख दिया, बोले नहीं मिटाऊंगा, अब आगे बता, तो वेटाबिलिटी नहीं नॉन वेटाबिलिटी कर दी, ठीक है। तो नहीं भीगने की टेंडेंसी को बढ़ाता है या नहीं भीगने, मतलब भीगने की टेंडेंसी को कम करता है, बात तो एक ही है।
ठीक है, तो वो लिखा हुआ ऐसे ही है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। ये एनहांस लिखती, हाँ वही बात है। एनहांस में स्पेलिंग गलत है क्या भाई? सही होती है एनहांस, सही है। स्पेलिंग से क्या होती है एनहांस की? मेरे हिसाब से सही होगा यार, पता नहीं, देख लेना, फर्क नहीं पड़ता। आई से होती ई से होती, अबे अब तक तो ई से चलती थी, आजकल बदल दी हो तो पता नहीं यार। चलो इसका एग्जाम्पल है ठीक है, लिखा हुआ है सोडियम इथाइल जेंथेट, लिखा हुआ है ऊपर एग्जाम्पल का, इट एनहांस नॉन वेटाबिलिटी ऑफ और पार्टिकल्स विद वाटर, है ना, C2H5O, है ना, C2H5O CS2, C2H5O CS2, C2H5O CS2, ये होता है आपका, ये कुछ ऐसा होता है देखो, C2H5O C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S नेगेटिव, और यहाँ अच्छा Na नहीं लिखा ना, Na, तो ये माइनस है तो Na प्लस इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, ऐसा वाला, ऐसा ग्रुप होता है। एक ऐसा ग्रुप जिसके एक एंड पे हाइड्रोलिक वो ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे एंड पे आयनिक इंटरेक्शन है, मतलब ये खुद अपने आप में ऐसी चीज है जो पानी में भी जा सकता है और पानी से ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, सोचो ये हिस्सा पानी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा हमेशा, और ये हिस्सा पानी से अंदर रहेगा, तो ये इधर से जाएगा ऐसे और पार्टिकल को पकड़ के लाएगा और ऊपर अपने आप आएगा, क्योंकि ये C2H5 पानी में नहीं रह सकता, तो ये जैसे ही नीचे जाएगा C2H5 वापस उसको ऊपर उठा के लाता है। लेकिन पकड़ के किसको लाएगा? और को पकड़ के लाएगा, इस और से, इस एंड से ये और को पकड़ के लाएगा। ठीक है, तो कलेक्टर का मतलब वही है कि जिस सल्फाइड और को तैरना नहीं आता है, जो पानी में अंदर डूबा हुआ है, उसको ये कलेक्ट करके उठा के लाता है कि चल भाई तुझे मैं बाहर ले जाता हूं। ठीक है भाई, कह रहा सोडियम कहाँ है, लिख तो दिया। चलो भाई, तो ये हो गया आपका। और हाँ, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स देख लेते हैं, ये लो फ्रोथ स्टेबलाइजर, एनिलीन एंड क्रिसोल, क्रिसोल्स, एनिलीन और क्रिसोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्रोथ स्टेबलाइजर होते हैं, फ्रोथ को स्टेबल करते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टू सेपरेट, एक लिखा हुआ है अलग से पॉइंट बना लो, टू सेपरेट या सेपरेशन लिख दो, सेपरेशन टू डिफरेंट सल्फाइड और, सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट सल्फाइड ओर्स, दो सल्फाइड ओर्स हैं, तो अगर आपको इनको सेपरेट करना है तो आप नॉर्मल प्रोसेस नहीं लगा सकते। जैसे यहां पे अगर एक PbS है और एक क्या है, ZnS है, ठीक है, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो आपको एक NaCN जो है वो मिलाना पड़ता है, वो क्या करता है इसके साथ Na2ZnCN4, ठीक है, ऐसा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और PbS को साइड में कर देता है। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, डिप्रेसेंट, ये डिप्रेसेंट यूज किया जाता है जब दो सल्फाइड और हैं, तो फिर अगर आप डिप्रेसेंट यूज नहीं करोगे तो दोनों सल्फाइड और झाग में ही आएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों सल्फाइड हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों फ्रोथ में आएंगे ऑयल के साथ। जबकि हम चाहते हैं कि इन दोनों को अलग करना है, तो अलग करने के लिए फिर ऐसा कुछ करो कि एक पानी में रह जाए और एक ऊपर आ जाए, एक पानी में रह जाए और एक ऊपर आ जाए। NaCN हो सकता है, KCN हो सकता है। पहला टाइप है, ये पहला जो है वो ये होता है बाय यूजिंग डिप्रेसेंट, ये डिप्रेसेंट होते हैं। ये जो NaCN हो गया और KCN हो गया, ये क्या होते हैं? डिप्रेसेंट होते हैं। NaCN KCN डिप्रेसेंट की तरह काम करेंगे, किसी एक और को डिप्रेस करके नीचे ही रखेंगे, सेडिमेंट कर देंगे, डिप्रेशन मतलब नीचे आ जाएगा। और वो ये होता है कि इसके साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो ये तो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इस PbS को अलाउ कर देते हैं कि तू जा झाग में, तो अपने आप देखो एक तो पानी में रह गया और एक तेल में चला गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर है? डिप्रेसेंट मतलब, डिप्रेसेंट एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है जो इस मेटलर्जी के अंदर डिप्रेसेंट वर्ड दिया जाता है, कुछ नहीं है, वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कॉम्प्लेक्स बनाता है
और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो एक को डिप्रेस कर देता है। एक को डिप्रेस करने का मतलब है उसको नीचे ही रख लेता है ना। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एप्लीकेशंस पढ़ी है, उसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, और कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, और मैंने बोला भी था कि हम मेटलर्जी के अंदर ऐसे कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे जहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स बन के आएंगे। ये लो, ये रहा वो कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, चलिए ओके, चलें आगे। एक और होता है बी, हाँ वो भी एनसीईआरटी में लिख दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट लिख दो। बी बाय चेंजिंग ऑयल वाटर रेशियो, ऑयल वाटर मिक्सचर बाय चेंजिंग रेशियो ऑफ ऑयल वाटर मिक्सचर। कुछ हद तक हम सेपरेट कर सकते हैं पानी तेल की क्वांटिटी को अलग अलग करके, रेशियो बदल दो तेल और पानी का, तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होती है। इन दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अलग अलग होती है, तो उससे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे रिस्क नहीं लिया जाता, इंडस्ट्री में हमेशा डिप्रेसेंट यूज किया जाता है ताकि जो सेपरेशन है वो अच्छे से हो। बट अगर ऑप्शन में दो है तो आंसर दोनों जाएंगे, ऑप्शन में अगर दोनों दिए हुए हैं तो आंसर दोनों जाएंगे, ध्यान रख लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है बेटा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, और दोनों आंसर में दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, और दोनों ही आंसर हैं बाय यूजिंग डिप्रेसेंट एंड बाय चेंजिंग रेशियो ऑफ ऑयल वाटर मिक्सचर। WI is water insoluble, yes, WI is water insoluble and WS is water soluble, एकदम करेक्ट है। वापिस बोल रहा हूं, WS is water soluble and WI is water insoluble। ठीक है भाई, देख लेना ये चीज, नोट कर लिया हो तो आगे चले, लीचिंग प्रोसेस पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन पूरा भी करना है हमको आज। लीचिंग यूज्ड, पहली चीज लीचिंग कैसा होता है? केमिकल प्रोसेस होता है। फास्ट एंड इफेक्टिव। वो जो पीछे पड़े हैं अब तक, वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो सब फिजिकल प्रोसेस हैं, उसमें इतना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगी, मतलब इफेक्टिव भी हो सकता हो कम हो, मेटल इतना ज्यादा नहीं निकल के आता, और जो है उसको इतना ज्यादा हम अलग नहीं कर सकते, मेटल तो नहीं और बोलूंगा। लेकिन ये जो है लीचिंग जो होता है वो केमिकल होता है। ये कब यूज किया जाता है? यूज्ड व्हेन और पार्टिकल is soluble in suitable solvent, और इस पार्टिकल इज सुटेबल इन सॉल्वेंट। मान लो ये जो आपका X है ये आपका क्या है? और है, और Y जो है इसके साथ क्या है? इम्प्योरिटी है, और इसके मिक्सचर में आपने मिला दिया Z जो कि आपका सॉल्वेंट है। तो Z लीच करने का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, लीचिंग का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो ये X और Z जो है वो आपस में, Z जो है और X है वो आपस में मिल जाते हैं, और ये ZX बन जाता है, या XZ बन जाता है। क्या बन जाता है? ये XZ बन जाता है। और ये जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। फर्क क्या है वो सुनो, और भी आपका वाटर इनसोल्यूबल होता है, इंप्योरिटी भी आपकी वाटर अगर इनसोल्यूबल है, ठीक है, ये दोनों एक जैसे नेचर के होते हैं। तो अब क्या होगा? वाटर इनसोल्यूबल, अब हम इसको ऐसे सेपरेट तो नहीं करेंगे, तो हम एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करे? एक्स पे, है ना। तो ऐसा सॉल्वेंट उठाना है जिसका फोकस खाली एक्स पे हो, कि भाई एक्स पे ही ध्यान देता हूं मैं, और किसी पे ध्यान ही नहीं देता। तो ये खाली एक्स पे ध्यान देगा, और क्या बनाएगा? XZ उसको नीचे ले आएगा, वो अपने आप ऊपर रह जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसको बना देगा वाटर सोल्यूबल, वो अपने आप वाटर इनसोल्यूबल हो जाएगा। तो Y को चकमा देना इज लीचिंग, Y को चकमा देना, इंप्योरिटीज को चकमा देना लीचिंग कहलाता है। कैसे चकमा देंगे? कि एक ऐसा एजेंट मिलाओ, एक ऐसा रिएजेंट मिलाओ जो रिएजेंट X के साथ रिएक्शन कर जाए, और X आपका और होता है, X आपका क्या होता है? और होता है, तो ये नीचे ले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लीचिंग का जो सबसे फर्स्ट, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी, फिर सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहला
जल्दी करो। अभी रोहित अग्रवाल सर भी कह रहे थे कि वो आएंगे 5:45 पे। अरे एग्जाम्पल अभी करेंगे, रुक जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लिख दिया, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग, एग्जाम्पल 1 ऑफ लीचिंग। अगर इसमें देख लेता हूं कोई स्लाइड बनी हुई है तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला एग्जाम्पल उठाएंगे और पहला एग्जाम्पल लीचिंग का देख लेते हैं, आइए। लीचिंग ऑफ बॉक्साइट और लीचिंग ऑफ बॉक्साइट और, बॉक्साइट और की लीचिंग हमको देखनी है। बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3.XH2O। क्या होता है, Al2O3.XH2O, ये आपका बॉक्साइट होता है। इसके साथ कुछ इंप्योरिटी मिलती है, मेजरली Fe2O3 मिलता है और साथ में क्या मिलता है, SiO2 मिलता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंप्योरिटी है। ये क्या है, इंप्योरिटी। और ये आपका बॉक्साइट और है। जरा बताओ कि यहां पर जो सॉल्वेंट हम लेते हैं, यहां पर जो हम सॉल्वेंट लेते हैं, वो सॉल्वेंट हम लेते हैं NaOH। क्या लेते हैं हम, NaOH। NaOH इज योर Z, दिस इज योर X एंड दिस बोथ आर योर Y। देखो यही तो है, सेम कॉन्सेप्ट है, X प्लस Y और Z। तो X क्या है, बॉक्साइट और है, इंप्योरिटी वो दोनों जो है वो Y है, और जो आपने नीचे NaOH लिया वो Z है। NaOH सभी जानते हो बेसिक होता है, कैसा होता है, बेस होता है। और ये कैसा नेचर का होता है, एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है ये, एम्फोटेरिक। ये कैसा होता है, एम्फो जानते हो, एम्फोटेरिक होता है। और Fe2O3 कैसा होता है, तो ये बेसिक होता है। और ये कैसा होता है, तो ये एसिडिक होता है। अब मेरा सवाल कि ये NaOH गया तो किस किस को पकड़ के लाएगा, ये NaOH गया तो किस किस को पकड़ के लाएगा, कौन बताएगा। NaOH गया तो किस किस को पकड़ के लाएगा, जल्दी बताओ। NaOH गया तो किस किस को पकड़ के लाएगा। एम्फो मतलब एम्फोटेरिक, ओम्फो नहीं। ओम्फो तो तुम जानते ही हो, मेरे को पता है, एम्फो भी जान लो, ठीक। हाँ, किस किस को पकड़ के लाएगा, बेस को पकड़ के लाएगा ही नहीं। बेसिक और बेसिक तो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है यहां जो नीचे आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक बनेगा NaLO2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Na, ये ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, NaLOH का होल 4 एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, प्लस Na2SiO3। ये क्या बनता है, Na2SiO3। ये भी वाटर सॉल्युबल ही रहता है, ये दोनों आपस में सॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं, सॉल्युबल रहते हैं। अब पॉइंट ये है कि यहां से सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिमूव हुई है, इस स्टेप में Fe2O3 इज रिमूव्ड, नॉट SiO2। क्या SiO2 रिमूव हुई है इस पहले स्टेप में, तो बोलोगे नहीं हुई है, कारण SiO2 तो इसके साथ रिएक्शन करके नीचे आ गया ना बेटा, तो रिमूव थोड़ी हुआ। रिमूव क्या हुआ है, पहले स्टेप में क्या रिमूव हुआ है, Fe2O3 रिमूव हुआ है। Fe2O3 दो इंप्योरिटी थी, दो में से एक रिमूव हुई है, दूसरी नहीं हुई है। दूसरी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि NaOH बेस है, तो वो उसको भी पकड़ के ले आया, उसको भी पकड़ के ले आया, ठीक है, उसको भी पकड़ के ले आया ये। तो कुल मिला के Fe2O3 तो वहीं रह जाता है क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। किसी Fe2O3 बेसिक होता है यार, मैंने लिख दिया था, उसके बाद मैंने पूछा था कि कौन इसके साथ रिएक्शन करेगा और कौन नहीं करेगा, उसके बाद भी लिख रहे हैं Fe2O3 करेगा। कमाल है, कमाल लोगे तुम, कमाल करती।
ठीक है, चलो अब बात यह है कि हमारा जो और था वो किसके झांसे में आ गया था? NaOH के झांसे में आ गया था। कारण इधर देखो, ये जो आपका X है, ये जो आपका X है, ये किसके झांसे में आ गया? Z के झांसे में आ गया। और Z के झांसे में आ गया तो क्या बन गया था? XZ बन गया था। यानी Z और X आपस में मिक्स हो गए थे। अब हमको Z को अगर वापस रिमूव करना है तभी तो हम X को, आप खुद सोचो, XZ बना के खुश थोड़ी होना है बेटा हमको, है ना? हमको तो Z को भी लात मारनी है। कारण हमको तो X से मतलब है ना। हमने इसका इस्तेमाल किया Y को लात मारने के लिए, अब हम इसको भी लात मारेंगे। X ने इस्तेमाल किया Z का Y को लात मारने के लिए, लेकिन Z बेचारे को पता नहीं था कि उसके भी लात पड़ेगी। इसलिए याद रखना, दुनिया में भरोसा किसी पे नहीं करना है, क्योंकि Z हमको नहीं चाहिए, हमको X चाहिए। हमको क्या चाहिए? X चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए? X। तो हमको X निकालना है, और X क्या है आपका? Al2O3। और Z क्या है आपका? NaOH। अरे NaOH क्या है? बेस है। और बेस को रिमूव करने के लिए अगले स्टेप में क्या मिलाऊं? बेस को रिमूव करने के लिए इसमें बेस है, इसमें बेस है, ये देखो, ये बेस में ही तो घुस गया। आपका Al2O3 हुआ कुछ नहीं है, अपनी फॉर्मेट बदल चुका है और इसके बेसिक के साथ रिएक्शन कर दिया है। हम चाहते हैं कि इस वाले में से जितना बेस है सब निकल जाए, तो हमने लिखा CO2 प्लस H2O और इसको बोल दिया एसिडिफिकेशन। क्या बोल दिया इसको? एसिडिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? एसिडिफिकेशन यूज होता है। सर वाई Fe2O3 इज रिमूव्ड? अरे भाई Fe2O3 रिएक्शन करके नीचे नहीं आया, ऊपर रह गया। ठीक है, तो हमने मिलाया CO2 प्लस H2O, एसिड मिलाया हमने। एसिड मिलाया क्यों? क्योंकि हमको NaOH को लात मारनी है, Z को लात मारनी है, और Z यहां NaOH है, और Z को लात मारनी है, बेस को लात मारनी है, तो एसिड लाना पड़ेगा। मेरा सवाल, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं लाए? मेरा सवाल, अगर कोई जवाब दे देगा तो मान जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं लाए? क्यों आपने वीक एसिड लिया? CO2 पानी में जाने के बाद H2CO3 के बराबर होती है। CO2 जो है वो पानी में जाने के बाद किसके बराबर होती है? H2CO3 के बराबर होती है। मेरा सवाल यही है कि आपने वीक एसिड क्यों लिया? H2CO3 इज अ वीक एसिड। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं लिया? आपने स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं लिया? वीक बेस है, बताओ। NaOH वीक बेस है, बताओ। हाँ, एक आया महानाद्मा, स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, कुछ भी लिखोगे तुम और मैं कुछ भी मान लूंगा? नहीं, जिसको बचाना है भूलो मत कि वो एम्फोटेरिक है। जिसको बचाना है भूलो मत कि वो एम्फोटेरिक है। हम नहीं चाहते कि वो रिएक्शन करे एसिड के साथ, क्योंकि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाए। हां, एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब ये अपनी दोनों प्रॉपर्टी दिखा सकता है। तो अगर आप यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो तो आप NaOH के साथ साथ Al2O3 को भी उसके साथ चिपका दोगे, जो कि हमारा तो फिर से कबाड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वो खाली उसमें से NaOH निकाल के लाए। अब NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो तो किसी भी वीक एसिड को देख के भी उसके ऊपर टूट पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम लेते अगर, तो हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH के साथ तो रिएक्शन कर जाता, वो तो ठीक है, लेकिन वो Al2O3 को भी नहीं छोड़ता, जबकि हमको Al2O3 को रिटेन करना है वहां पे हमको। हाँ, वो एम्फो निकला, वो एम्फो निकला तो उसकी नीयत खराब हो सकती है अगर आप इधर स्ट्रॉन्ग लाओगे तो इधर वीक ले जाओ ताकि वो अपनी हरकतों पे ना आए। ठीक है भाई, चलिए। तो इसीलिए यहां पर हमने CO2 प्लस H2O लिया, वीक एसिड लिया, और वीक एसिड लेने के बाद कुछ नहीं करना है, जैसा X था वैसा लिख दो वापस। ये लो, लिख दिया, और यहां पे साथ में लिख दो NaHCO3 भी हो सकता है, Na2CO3 भी बन सकता है, और NaOH की फॉर्म में भी जो है ये हो सकता है। ठीक है भाई, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ये रिएक्शन हो सकती है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब हमको मतलब है सिर्फ इससे, हमको किससे मतलब है? इससे। इसका प्रेसिपिटेट आ जाता है, क्या आ जाता है? इसका पीपीटी, और इस पीपीटी को हम आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि हमको मतलब इसी से। ये NaOH किसी भी फॉर्म में निकले, NCERT में लिखा हुआ है NaHCO3,
ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली Na2CO3 भी थोड़ा बहुत बनता है, NaOH भी थोड़ा बहुत बन जाता है, वापस निकल जाता है, लेकिन ये मेजर होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सिर्फ NaHCO3 लिखा है, आप चाहो तो NaHCO3 लिख सकते हो सिर्फ। ठीक है भाई, चले अब इससे यहां तक की प्रोसेस कहलाती है लीचिंग। यहां तक का प्रोसेस क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूं, लीचिंग यहीं तक कहलाती है बेटा, लीचिंग तक का प्रोसेस खत्म। अब आगे का प्रोसेस मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई जैसे आगे जाएंगे तो मतलब कुल मिला के एल्यूमिनियम की पूरी कंप्लीट मेटलर्जी यहां हो जाएगी। ठीक है, जो आपका Al2O3 आया .XH2O, उसको आपको हीट करना है और हीट करके बनाना है उसको Al2O3, और इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैल्सिनेशन। हम पढ़ेंगे कैल्सिनेशन क्या होता है, अभी मैं खाली कंप्लीट कर रहा हूं अपने आगे वाले प्रोसेस को। Al2O3 क्या ये मेटल ऑक्साइड बन चुका है? मेटल ऑक्साइड के बाद हमको एक प्रोसेस यूज करना होता है रिडक्शन। यहां जो रिडक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, और इसका नाम होता है हॉल्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, सॉरी गलत बोल दिया, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ेंगे तो इस वाले प्रोसेस को वापस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बन गया एल इम्प्योर। क्या बन गया ये? एल इम्प्योर। फिर यहां से वापस हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करी, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इसमें जो प्रोसेस यूज होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी लिख देता हूं, हुप्स प्रोसेस। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम प्योर। ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया आगे का कि भाई आगे क्या होगा लीचिंग के बाद। लीचिंग के बाद क्या होता है? लीचिंग के बाद कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता है, इसका कैल्सिनेशन होगा। फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल बनता है, रिडक्शन होता है, स्टेप 2 इसका रिडक्शन ऐसा होगा। फिर स्टेप 3 रिफाइनिंग, इसकी रिफाइनिंग ऐसे होगी। ये जस्ट मैंने आपको बताया था, 10th में था ये। आईसीएस वो वाले बोर्ड वाले हो क्या? उसमें हो सकता है। चलो 1 मिनट में मैं आया, कुछ खाने पीने का आया है तो मैं खा पी के आता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वापस। तब तक एक रिएक्शन लिख के जा रहा हूं, वो लिख लेते हैं। ठीक है, वो कर लो पहले, रिएक्शन नोट कर लो, उसको आके समझा दूंगा। एग्जाम्पल 2, पहला एग्जाम्पल हमने लीचिंग लिखा है, लीचिंग का पहला एग्जाम्पल वो हो गया। दूसरा मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, और इसमें लिख दो सीधा सीधा, ये क्या है? एक्सट्रैक्शन एक सेकेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag फ्रॉम Ag2s, एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag फ्रॉम Ag2s। Ag2s सब समझा दूंगा मैं, प्लस लिख देना NaCN प्लस H2O प्लस O2 NaAgCN2 NaAgCN2 प्लस Na2s zinc which is your reducing agent, Na2ZnCN4, और यहां साथ में आ जाएगा आपका सिल्वर का प्रेसिपिटेट। ठीक है भाई, चलो लिखो ये, अभी आया मैं, फिर इस प्रोसेस को भी खत्म कर दें।
हाँ भाई, नोट कर लिया। सुनो, क्या होता है कि जो Ag2S होता है, जिसका नाम अर्जेंटाइट होता है, ये एक ऐसा सल्फाइड ओर है जिसका फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं करते है। तो ये सल्फाइड ओर, लेकिन इसका फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं करते, कारण ये महंगे मेटल का है भाई, है ना। तो केमिकली हम इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि चांदी है तो फिजिकल प्रोसेस में हो सकता हो नुकसान हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, NaCN। कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, NaCN। H2O भी ले सकते हो। और ये जो O2 है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन सा होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी जो है आपका वाटर सॉल्युबल होता है, और ये भी आपका वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। दोनों वाटर सॉल्युबल रहेंगे तो दिक्कत आएगी। और जो सिल्वर है वो हो सकता हो कि सल्फाइड के साथ फिर से रिएक्शन करके Ag2S बन जाए, तो रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है। अब रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए, उसके लिए आपने इस ऑक्सीडाइजिंग मीडियम को लिया है। कारण सिल्वर यहां ऑलरेडी +1 में है, यहां पर भी +1 में है। सिल्वर यहां पर +1 में है और यहां पर भी क्या है, +1 में है। मतलब सिल्वर को तो ऑक्सीडाइज नहीं किया गया, किसी का भी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ने अभी तक नहीं किया, तो फिर आपने ये ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में रिएक्शन क्यों ली, फिर आपने ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में क्यों ली। पॉइंट क्या है वो सुनो। जो Na2S बनेगा उसमें सल्फर -2 में होगा, और वहां पर भी सल्फर -2 में होगा। जब तक सल्फर -2 में होगा, वो बार बार सिल्वर को बोलेगा कि आज आप पीपीटी बनाते हैं, आज आप पीपीटी बनाते हैं, आज आप पीपीटी बनाते हैं। मतलब वो ये बोलेगा कि मेरे को सोडियम के साथ मजा नहीं आ रहा है। क्या बोलेगा वो, मेरे को सोडियम के साथ मजा नहीं आ रहा है। जो डी ब्लॉक वाले होते हैं उनका फाई ज्यादा होता है एस ब्लॉक वालों के फाई से, है ना। फजान रूल में 11वीं क्लास में बताया था, डी ब्लॉक केटायंस का फाई आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होता है इससे। मतलब जो सिल्वर का +1 है वो ज्यादा पावरफुल है Na के +1 से। तो इसके -2 को ऐसा लगता है कि यार मेरा ये प्लस, ये हल्का वाला प्लस है, ये मजे नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है, ये तुम हमको मजा नहीं देती। तो फिर ये क्या करता है कि ये सिल्वर वाले को बोलता है, कह रहा है कि आजा पीपीटी बनाते हैं। कारण ये उसके साथ जाने के लिए वापस कोशिश करेगा, और अगर ये वापस जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो आपका काम नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले इस भाई की भूख को शांत करो, सबसे पहले इस भाई की भूख को शांत करो। मतलब ये जो आपने ऊपर से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो ये ऑक्सीजन लिया है, ये बेसिकली इस Na2S के साथ रिएक्शन करके Na2SO4 में बदल देता है। सल्फर बैठ गया +6 में। जब सल्फर +6 में बैठ गया तो उसकी भूख शांत हो गई। वो अब नाटक नहीं कर रहा, वो अब सिल्वर को नहीं बोलेगा कि आजा पीपीटी बनाते। तो सल्फर के -2 का इंतजाम करना जरूरी होता है, और वो किया जाता है किसका, ऑक्सीडाइजिंग मीडियम। और ऑक्सीडाइजिंग मीडियम कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर अब हमारे पास बचा सिर्फ ये, इसकी बात करते हैं। इसको जिंक के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, और ऊपर वाले मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जिंक जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और वो रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करेगा, सिल्वर को। तो खुद कहां बैठ जाएगा, +2 में, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और सिल्वर को ले आएगा बेटा 0 में, पीपीटी बन जाएगा। ये हो गया, ठीक है। यहां रोस्टिंग कैल्सिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है। यहां आपको बिना रोस्टिंग कैल्सिनेशन के सिल्वर मिल गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोमेटलर्जी है। क्या है ये, हाइड्रोमेटलर्जी है। क्या है ये, हाइड्रोमेटलर्जी, क्योंकि आपने सॉल्वेंट का यूज किया। दूसरा, आपने रिडक्शन का एक टाइप देखा बेटा, रिडक्शन का एक टाइप देखा, देखो ये रहा HMR, हमने पढ़ लिया आज, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। जब हाइड्रोमेटलर्जी चल रही हो उसी वक्त रिडक्शन हो जाए मेटल का, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। देखो ये हाइड्रोमेटलर्जी है, और इसमें इस मेटल का रिडक्शन हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। क्या ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यस। इसमें मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया है, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक मेटल को बाहर निकाल दिया 0 में, और दूसरा मेटल अंदर जाके बैठ गया।
ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है भाई। तो आप आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिए आप उन पॉइंट्स को समझिए एक बार, है ना। अच्छा, एक पहले और लिख देते हैं, दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर, दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर नेटिव ओर्स। और नेटिव ओर्स वो होते हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं। नेटिव ओर्स क्या होते हैं? फ्री स्टेट में, यानी कि ये जो AU हो गया, ये PT हो गया, है ना, ये क्या होता है, इस फॉर्म में ही मिलते हैं। मतलब ये जो M है ये क्या हो सकता है, AU PT। तो मैं M ले रहा हूं डायरेक्ट यहां पर M, ठीक है, प्लस मैंने यहां CN माइनस डायरेक्ट ले लिया, प्लस H2O ले लिया, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 ले लिया। यहां पर ये MCN का होल ट्वाइस बनाएगा और यहां पे आ जाएगा क्या, माइनस। फिर यहां पे वही सेम प्रोसेस है Zn, तो Zn बन जाएगा ZnCN4, ठीक है, और यहां बाहर आ जाएगा -2 और प्लस M जो है वो 0 में PPT हो जाएगा। M यहां पर देखो, इस ऑक्सीडाइजिंग, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट यहां कोई सल्फर नहीं है जिसको ऑक्सीडाइज करना है, यहां ये मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज इज मेटल, है ना, ये ऑक्सीडाइज किसको करेगा, मेटल, मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा। ये 0 में था, इसको कहां ले आया, +1 में ले आया, इसने मेटल को ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, इसने किसको ऑक्सीडाइज किया, मेटल को ऑक्सीडाइज किया। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, सेम है। तो पीछे वाला प्रोसेस देखो पूरा सेम है, डिट्टो, बस फर्क इतना है कि ये कंबाइंड और है, मतलब कोई सल्फाइड होता है, कोई कार्बोनेट होता है, कोई सल्फेट होता है, कोई हाइड्रोक्साइड होता है। इस फॉर्म में जब हमको कोई और मिलता है तो उसको कंबाइंड और बोलते हैं। और जो नेटिव ओर्स होते हैं वो डायरेक्ट फ्री स्टेट में मिलते हैं हमको, फ्री स्टेट में। हाँ, इनके साथ भी जो रिएक्शंस हैं वो कुछ इंप्योरिटीज करके रखती है, बट इनकी स्टेट को चेंज नहीं करती। इंप्योरिटीज तो इसमें भी होती है, बट इनकी फॉर्म को चेंज नहीं करती। मतलब गोल्ड है तो गोल्ड ही है, ऐसा नहीं कि गोल्ड का ऑक्साइड है, गोल्ड का सल्फाइड है, गोल्ड किसी कार्बोनेट की फॉर्म में आ गया, ऐसा नहीं होता। तो ये फ्री स्टेट में होते हैं, नेटिव ओर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? नेटिव ओर्स बोलते हैं, ठीक है। अरे सर आगे 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 भाई आगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नेटिव ओर्स हैं, ठीक है। अब देखो जो भी पॉइंट मैंने समझाए हैं, ये मैंने आपको ये लास्ट वाला पॉइंट बता दिया है, ठीक है। मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस होता है, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन होता है, O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो Na2S को Na2SO4 में, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, मैं सब समझा चुका हूं, आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। चलिए, तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो खत्म हो चुका है, पार्ट 1 यानी स्टेप 1 का A पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, और कल हम यहां से शुरू करेंगे। और आपके रोहित अग्रवाल सर आ चुके हैं। चलिए, तो सर का स्वागत करो बड़े जोरों से। सर आ चुके हैं, बिल्कुल, आइए सर, आइए 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 सर, आइए सर, आइए सर, आ गए भैया, सर आए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग मतलब अर्जुना 2.0 में है उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनको बता देता हूं कि एक महान व्यक्तित्व ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके सामने है, महान व्यक्तित्व। और जो इनसे पढ़े और जो इनसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक किस लेवल की पढ़ाते हैं। चलिए, तो एक बार सर का स्वागत कर दो एकदम गर्म जोशी से। मैं सर को माइक दे रहा हूं, सर बात करेंगे अब आपसे। चलिए। नमस्कार सर, नमस्कार। बच्चे बोल रहे हैं मोहित सर आज कुछ कांड करेंगे, देखो। नमस्कार 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 नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। वैसे मोहित सर है तो टेंशन ही नहीं है, मोहित सर है तो सब मुमकिन है ना। मोहित सर है तो मुमकिन है, क्यों मोहित सर? ओपी, मोहित सर ऑलवेज ओपी, ऑर्थो पे रहा। मोहित सर हमेशा से ऑर्थो पे रहा है। वाह वाह, नमस्कार। आप, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इस साल नीट है, मुझे पता है आप सभी लोग नीट बहुत जबरदस्त फोड़ के आओगे, जबरदस्त तरीके से आप नीट फोड़ के आओगे, और मिलेंगे हम विक्ट्री सेलिब्रेशन में, बिल्कुल मिलेंगे। सर हाँ भाई, तो रोहित सर को एक गाना हो जाए, रोहित सर को बोलते हैं एक गाना, तो रोहित सर का बनता है। रोहित सर
जिन्होंने वो परंपरा चालू करी थी अर्जुना 2.0 में, क्लास के शुरू होने से पहले एक गाना हुआ करता था, है ना। आज अपन देखते हैं एक गाना सर की तरफ से, आप सब लोग सुनिए। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर। बच्चे सारा, मैं तो इनको बहुत रोज ही सुनाता हूँ, रोज। हाँ अरे अरे रोज रोज। अब आप सुनाइए सर, आज आप। नहीं, मैं अपना वाला ही गाना गाता हूँ वापस से, अपना वाला ही गाना गाऊंगा। दूसरा सर बढ़िया, आजकल प्यार मोहब्बत में समझ रहे हैं ये। अच्छा, लगता है आशिकी चरम पे है अभी। थोड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए हैं ये, बड़े वाले भी हो गए हैं क्या? अच्छा अच्छा, मैं वही वाला गाना जो लास्ट क्लास में गाया था मोहित सर के साथ, वही गाऊंगा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और ये हमारे मोहित बाबा फाइनली, बाय टू ऑल, वेरी गुड बाय टू ऑल। आखिरी शब्द मोहित सर के। चलिए भाई, तो क्लास खत्म करते हैं। जैसा कि आपने कहा था आर्य सर को भी क्लास में लाना है, बच्चों की डिमांड आती भी थी, तो मैंने कहा एक बार सर से जरूर मिलवाएंगे। चलिए, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इन आखिरी 5 मिनटों को। चलिए अब क्लास खत्म करते हैं, और बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आराम आराम से चीजों को पढ़ना है, बहुत कम सिलेबस है, सब पूरा हो जाएगा। स्लोली करना है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्लास को ओवर करती। थैंक यू सो मच। चलिए बाय 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 बाय।